हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट में आने वाले एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यानी जो स्टूडेंट्स जो साथी अपने पास रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज इस एक ही क्लास में उस टॉपिक को अपन कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आप लोगों का लिंकिंग डिवाइसेस। अब ये नाम सुनते ही क्या है कि कुछ एक साथी हैं वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो लिंकिंग डिवाइसेस है इनका जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूं। और आज के बाद में अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख लेते हो तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर लिंकिंग डिवाइसेस नाम से टॉपिक आया तो उसके क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही करने वाले हो। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया है, पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है कि ये टॉपिक आखिर है क्या, आखिर इसके बारे में ऐसे इतना कंफ्यूजन क्यों होता है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं अपने लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। अब ये लिंकिंग डिवाइसेज क्या होते हैं इसके बारे में देखो बात करते हैं पहले। तो लिंकिंग डिवाइसेज, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि लिंकिंग डिवाइस आखिर होते क्या है। तो एक आसान भाषा में देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि लिंकिंग डिवाइसेज होते क्या आखिर। तो ये मान के चलो एक कोई नदी बह रही है अपने पास, और इस नदी के इस तरफ भी एक गांव बसा हुआ है और इस तरफ भी एक गांव बसा हुआ है। अब सरकार चाहती है भाई ये दोनों गांव आपस में जुड़ जाए। तो इनको जोड़ने के लिए क्या है, सरकार क्या करती है, इस नदी पे एक पुल बनाती है अपने पास, ऐसे ब्रिज का निर्माण कर देती है और वो जो गांव है वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ गए भी गांव, जोड़ते भी हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे ये जो ब्रिज है वो क्या है, तो वो आपके पास लिंक डिवाइस हो गया। क्या हो गया भाई, लिंक डिवाइस हो गया। तो लिंक डिवाइस ऐसे ही अपने पास अंग्रेजी भाषा में भी होते हैं। अब आप कहोगे सर अंग्रेजी में कहाँ पे लिंक डिवाइसेज होते हैं। अरे कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा में नदी तो नहीं बह रही लेकिन शब्दों की नदी तो बहती है ना। शब्द भी हैं, जैसे अपन बात करें नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सेंटेंसेज है, क्लोजेज है, फ्रेजेज है, ये सारी नदी तो है। इनको जोड़ने का काम भी तो कोई ना कोई करता होगा। तो अपन अगर आसान भाषा में कहें कि लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में कोई पूछ ले तो क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ने वाले। क्या होता है भाई, जोड़ने वाले। तो लिंकिंग डिवाइसेस का मतलब हो गया जोड़ने वाले। अब अंग्रेजी में कोई बात पूछे, कोई कहे कि अंग्रेजी में वो ब्रिज का जो काम नदी पे करता है गांवों को जोड़ने के लिए, वो ब्रिज जो होता है, तो अंग्रेजी में ऐसा ब्रिज क्या है। तो अंग्रेजी में ब्रिज की बात करें तो लिंकिंग डिवाइस में आपके पास आ जाता है कंजक्शन। क्या आ जाता है भाई, कंजक्शन। तो ये जो कंजक्शन है आप लोगों के पास, यही अपने पास अंग्रेजी भाषा में उस पुल का काम करते हैं, उस ब्रिज का काम करते हैं। अब मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कंफ्यूजन है ये जो लिंकिंग डिवाइस है ये क्या होते हैं। तो लिंकिंग डिवाइस में अगर अपन बात करें तो वो कंजक्शंस होते हैं। अब देखो कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। तो हिंदी में संयोजक कहते हैं। ये हिंदी वर्जन का आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो जो मैं सिखा रहा हूं, अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप गलती नहीं करोगे। अब मैं देखो बात करने वाला हूं, आगे मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स भी बनाए हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी बनाए हैं, किस तरीके से रेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, तो वो मैं बता देता हूं। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मतलब वर्ड्स को, इसके अलावा बात करें तो उपवाक्यों को, इसके अलावा बात करें तो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, या इसके अलावा बात करें अथवा और अपने पास वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वाक्यों को जोड़ने का काम करे, जोड़ने का कार्य करे, उन्हें कंजक्शंस कहते हैं, उन्हें कंजक्शंस कहते हैं। अब आप लोगों को परिभाषा लिखते ही समझ में आ गया होगा कि कंजक्शंस है वो आपके पास अंग्रेजी भाषा में ब्रिज का काम करते हैं।
कैसे, मैं एक बार एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद अपने आगे डिटेल में चलते हैं। जैसे आपके पास दो नाउन है, राम एंड श्याम। अब ये दो नाउन हो गई, यानी दो शब्द आप लोगों के पास, ये श्याम है भाई। तो एक तो नाउन ये रही, एक नाउन ये रही, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रिज है, वो जो ब्रिज है, यानी ये अपने पास वो पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है। अब ये जो कंजक्शन है, ये जो कंजक्शन है वो एक आधे तो है नहीं, ये बहुत सारे हैं भाई। तो मैं आप लोगों को बड़ी ही संक्षिप्त में, बड़ी आसानी के साथ, एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अपन शुरू करें तो आपको कंजक्शंस के प्रकार के बारे में भी पता होना जरूरी है कि कंजक्शंस के प्रकार कितने होते हैं। तो कंजक्शंस के प्रकारों की बात करें, यानी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात करें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंजक्शंस के प्रकार। ये हिंदी में कहते हैं भाई कंजक्शन के प्रकार। तो अंग्रेजी भाषा में आपके पास कंजक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपने ब्रिज वगैरह नहीं होते क्या, एक तो अपने पास रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है, एक नदी पे ब्रिज बना दिया जाता है, पुल बना दिया जाता है। तो वैसे ही अपने पास क्या है, कंजक्शन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकारों की बात करें तो जो कंजक्शन है आपके लोगों के पास वो दो प्रकार के हैं। कंजक्शंस के प्रकार तो बात करें तो कंजक्शंस है वो दो प्रकार के होते हैं भाई। कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं, ये कंजक्शन है भाई। अब ये दो कौन कौन से होते हैं, तो इनमें बात करें तो नंबर एक पे आता है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब आप कहोगे सर इसकी परिभाषा क्या होती है फिर, तो इसकी भी परिभाषा बताएंगे भाई आप लोगों को। तो वे कंजक्शंस, अब ध्यान से सुनना भाई, वो पहली डेफिनेशन और इसमें क्या फर्क है। वे कंजक्शंस जो समान स्तर पर, समान मतलब इक्वलिटी के साथ, समान स्तर पर दो शब्दों या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कर देते हैं भाई, दो या दो से अधिक शब्दों को, आगे ना उपवाक्यों, वही बात लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे भी, उपवाक्यों, क्लोजेस जिनको अपन कहते हैं, वाक्यांशों, वाक्यांशों, इसके अलावा और वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, जोड़ने का कार्य करे, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब पहला प्रकार तो ये हो गया जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। आप कहोगे सर आपने जो डेफिनेशन पहले लिखी है कंजक्शंस की वो और ये सेम लग रही है। सेम लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि कंजक्शन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डिटेल आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर डिटेल नहीं समझोगे, मैं सीधे एग्जांपल समझाऊंगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये मैं बिल्कुल कहता हूं कि मुझे, मेरा बहुत अनुभव है ये एग्जाम्स में देने का, मुझे एग्जाम पास करने का बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, इसलिए मुझे पता है। इसमें बात करें तो मैंने इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि समान स्तर के, यानी समानता की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब दूसरी बात करें इसके दूसरे प्रकार के बारे में, तो वो होता है आप लोगों के पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करें तो वो कौन से होते हैं इसमें, तो सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, ये होता है अनाश्रित जिसको अपन कहते हैं, यानी जो अपने पास समानता, समान स्तर पे करे। इसमें क्या होता है, एक आश्रित होता है, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब आश्रित से। तो मैं बता देता हूं, वे कंजक्शंस जो किसी आश्रित उपवाक्य को, किसी आश्रित उपवाक्य को एक मुख्य वाक्य से, एक मुख्य वाक्य में या से में जोड़ने का कार्य करे, जोड़ने का कार्य करे, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया होगा समझ में कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कंजक्शंस में कोई दिक्कत होने वाली है,
कैसे? कोई पूछे कंजक्शंस किसे कहते हैं तो वो परिभाषा बता सकते हो। कंजक्शंस पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उसके भी प्रकार होते हैं, जो अपने समान स्तर पे जोड़ते हैं ना, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रकार। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रकारों की बात करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करें अपने पास के प्रकारों की बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं भाई। ये चार प्रकार के होते हैं। अब ये जो चार प्रकार मैं बता रहा हूं इनको ध्यान से समझना, इनमें कौन कौन से अपने पास कंजक्शंस है वो सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं अब की बार 100% ही। तो इसमें बात करें तो नंबर 1 पे आता है आप लोगों के पास कम्युलेटिव कंजक्शंस। ये होता है कम्युलेटिव, इसके बारे में अब डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसको अपन एक दूसरे नाम से और जानते हैं, वो जानते हैं कोपुलेटिव कंजक्शन। कोपुलेटिव कंजक्शंस ये हो गया, ये तो हो गया पहला प्रकार, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ अपन एग्जांपल्स के साथ पढ़ने वाले हैं भाई। नंबर 2 की बात करें तो आता है आप लोगों के पास अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इसके बाद में अपन बात करें तो नंबर 3 पे आता है आप लोगों के पास इलेटिव। क्या था भाई? इलेटिव आता है, इलेटिव कंजक्शंस। और नंबर 4 की बात करें तो आपके पास आता है एडवर्जेटिव कंजक्शंस। ये होते हैं आप लोगों के पास। अब इन चारों कंजक्शंस के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं अपनी पीपीटी में अपने एग्जांपल्स के साथ। वहीं पे आप लोगों को इनकी परिभाषा, वहीं पे इनकी आप लोगों को जो अर्थ होता है वो वहीं पे अपन बात करने वाले हैं। अब मुझे यहां तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो अपन चलते हैं अपने उनकी तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस बनाए हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं ये जो कंजक्शंस है इनके बारे में, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, और बाद में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आप लोगों के पास आता है कंजक्शन कौन सा? कम्युलेटिव कंजक्शन। और कम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में या कोपुलेटिव कंजक्शन के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। परिभाषा क्या है इसकी? वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो मैंने बात करी हुई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रकार है ना, जो एक स्टेटमेंट को, अब यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब मैं अभी समझाने वाला हूं, वो दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, उन्हें कम्युलेटिव या कपुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। ये आपके पास पहला प्रकार हो जाता है। समस्या बात करें तो क्या है? वो ये है कि आपको परिभाषा में ये बताया कि स्टेटमेंट को जोड़े उनको कहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट की बात नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट का मतलब है वही जो शब्द से करे, अपने पास शब्दों को, अब इसके अलावा वाक्यों को, इसके अलावा उपवाक्यों को, इसके अलावा बात करें अपने पास वाक्यांशों को, ये सारी बातें उनको वो जोड़ते हैं, समान स्तर पे जोड़ते हैं। अब आप कहोगे सर आपने डेफिनेशन में भी यही बताया कोऑर्डिनेटिंग, लेकिन वहां पे अब ये पहला प्रकार है, इसके बाद में अपन अल्टरनेटिव में आएंगे तो आपको इनकी जो डेफिनेशन है उनमें अंतर समझ में आने वाला है। अब देखो कोई पूछ ले कि कम्युलेटिव कंजक्शंस में कौन कौन से सम्मिलित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये कौन सा कंजक्शन है, और इसके 4 प्रकार होते हैं। चारों में ऑप्शन आपको नहीं पता होगा तो क्या करोगे फिर? आपको तो बस सीधे पढ़ा दिए जाते हैं वहां पे, मुझे पता है गाइड में भी इस तरीके से नहीं समझाया गया होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो इसमें एंड का प्रयोग भी है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नो लेस देन, एज वेल एज, इसके अलावा विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एक्सेट्रा। ये सारे कंजक्शंस है वो इसी कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। मुझे नहीं लगता आप समस्या आने वाली है इसमें। अब देखो हम इन सभी कंजक्शन से वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, अपने सब्जेक्ट को कैसे जोड़ते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन एंड के बारे में पढ़ते हैं। एंड के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले एंड से अपन क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ेंगे भाई। अब एक बात ध्यान में रखना मेरी, जो कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शंस में अपने पास जब आपको कुछ जोड़ना होता है तो ये ध्यान में रखना, दो असमान वस्तुओं को ही जोड़ा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर सब्जेक्ट को जोड़ना है इसका मतलब दोनों वाक्य में आपके पास सब्जेक्ट अलग होंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो इस तरीके से बना दिया, ऑप्शंस वाले आएंगे कि नहीं आएंगे?
तो इसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, डिटेल बताने वाला हूं पूरी। अगर ऐसे आ जाए तो आपको कैसे पहचान करनी है, और ऑप्शंस वाला आ जाए तो कैसे पहचान करनी है। पहले तो आपको यह पता होना जरूरी है कि जोड़ा कैसे जाता है। अगर आपको जोड़ने का ही नहीं पता होगा तो आप ऑप्शंस कैसे सही करोगे रहे, वो तो नहीं करोगे। अगर आप डायरेक्ट पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आप पांचवी सीढ़ी पे जाओगे तो पढ़ने की संभावना ज्यादा है। मुझे पता है आप लोग गिर सकते हो वहां पे पांचवी सीढ़ी पे जाओगे तो। और ऐसे नहीं करनी है गलती। अगर आपको आगे जाना है, सफलता हासिल करनी है, तो एक सीढ़ी से पहले दूसरी पे, बाद में तीसरी पे, बाद में चौथी पे, ऐसे नहीं जाना है। ऐसे अपने पास छलांग लगा के जाने की कोशिश नहीं करनी है। अब देखो इसमें बात करते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट जोड़ना है तो दोनों कर्ता है वो अलग अलग होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा आप लोगों के लिए, क्या है, ही वर्क्स हार्ड, हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड। वह कठिन मेहनत करता है, उसका भाई भी कठिन मेहनत करता है। दो करता है, एक तो ही है और एक हिज ब्रदर है। जहां पे समझाऊं वहां पे आसानी से समझना, दिमाग रखना। क्या है, ही वर्क्स हार्ड, हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड। अब इसमें अपन जोड़ेंगे तो दोनों कर्ता के बीच में आपको एंड का प्रयोग करना है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे ही लिख देता हूं, इसके बाद में पहला कर्ता लिख दिया, उसके बाद में मैं एंड लिखूंगा, तो ये एंड लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में आपको दूसरा कर्ता लिखना है, हिज ब्रदर। क्या है ये, हिज ब्रदर है भाई, हिज ब्रदर। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की बात करें तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझाने वाला हूं। उसकी क्लास भी शानदार तैयार है मेरे पास, वो जल्दी आने वाली है पहले। और अगर आपको अभी जल्दी है तो मैंने अपलोड भी कर रखी है, वो मैंने अपने दूसरे स्तर पे तैयार कर रखी है। अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी बड़ी शानदार है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जब दो कर्ता एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। और प्लूरल में क्या है कि वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। यहाँ पे कर्ता एकवचन था तो यहाँ पे वर्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, वर्क और हार्ड, और आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इस तरीके से कैसे होगा, तो इसके मैं बताऊं कि मान के चलो इसके सामने एंड दे दिया और बोलो इसको एंड से जोड़ के आपको क्या करना है, ये बनाना है भाई, एंड से जोड़ के इस वाक्य को कंप्लीट करना है। तो आपको इस तरीके से जोड़ना है। चलो मैं आगे समझाता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। आगे वाला दिया, सी हैज पास्ड द आरएस एग्जाम, हर सिस्टर हैज पास्ड द आरएस एग्जाम। दो कर्ता अलग अलग हैं, एक तो सी है, एक हर सिस्टर है। तो दो कर्ता डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों के बीच में आपको एंड का प्रयोग करना है। तो देखो मैं एक बार यहां पे बनाता हूं, सी एंड हर सिस्टर, हर सिस्टर। इसके बाद में आपके पास यहां पे तो है जब वो सी के अनुसार है, और मैंने बताया जब दो कर्ता एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो हैज का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है हैव, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद में पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी आती है, तो पास्ट द RAS एग्जाम, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। आपके पास जो एग्जाम में आने वाला तरीका वो भी मैंने आगे क्वेश्चंस में बता रखा है, स्किप मत करना, नहीं समझ में नहीं आने वाला है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बात करें तो आगे क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या दिया, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जोड़ना है, इसका मतलब आपके पास दोनों वाक्यों में क्या है, ऑब्जेक्ट अलग होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो माय मदर हेल्प एन ओल्ड मैन, मेरी माँ ने एक ओल्ड मैन की सहायता की। शी हेल्प ए बेगर, उन्होंने एक भिखारी की भी सहायता की। अब बात करें अपने पास तो इसमें क्या है, आप कहोगे सर सी भी तो अलग है। तो आप लोगों को मेरी क्लास है वो शुरू से देखनी चाहिए, टेंसेस से लेके जो मैंने ग्रामर पढ़ाई है वो देखनी जरूरी है। अब इसमें ये जो सी है वो माय मदर के लिए यूज हुआ है। जब अपने पास किसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं तो पहली बार नाउन यूज करते हैं, उसके बाद में उसकी जगह प्रोनाउन को काम में लेते हैं। तो माय मदर और सी एक ही है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो माय मदर हेल्प्ड, और उसके बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे एन ओल्ड मैन। अब पहला ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके बीच में आपको एंड का प्रयोग करना है, तो ये आ जाएगा एंड, और उसके बाद में ए बेगर, ए बेगर, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब आपके पास एग्जाम में कैसे आने वाला है वो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। अगर अपन बात करें, देखो दूसरा समझाते हैं, आई बोट एन आईफोन, आई बोट ए सैमसंग मोबाइल। मैंने एक आईफोन भी खरीदा है, वैसे है भाई मेरे पास नहीं है ना, आप लोग खरीद सकते हो। आई बॉट ए सैमसंग मोबाइल, मैंने एक सैमसंग मोबाइल भी खरीदा। अब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, एन आईफोन है और ए सैमसंग मोबाइल है।
इसका मतलब है आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए मोबाइल। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो पहले देखो कैसे लिखूंगा मैं, आई बोट एन आईफोन, इसके बाद है एन सैमसंग, सैमसंग मोबाइल। और जो मोबाइल है इसमें एस लग जाएगा क्योंकि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, आईफोन और सैमसंग। तो ये जो मोबाइल्स है ये बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास एक वचन था क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के लिए था, यहाँ पे आपके पास दो मोबाइल के लिए। तो आप जानते हो भाई, करता अपने ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन होने पे यही करेंगे अपन, ऐसे आई एस लगता है। अब देखो ये आपके पास हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट का। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब भी जुड़ती है क्या। मैंने बताया ना हर शब्द जोड़ के बताऊंगा मैं, हर शब्द के लिए मेरे पास एग्जांपल्स है। अब इसमें बात करें तो क्या है, सी वॉचेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। इसमें बात करें तो क्या दिया हुआ है, अब आपको समझ में आ गया कि वो मैच क्रिकेट देखती भी है और वो क्रिकेट खेलती भी है। इसका मतलब दो काम करती है वो, देखने का और खेलने का। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं अपने, क्या दिक्कत है। सी वॉचेज एंड प्लेज क्रिकेट, ये लो। अब बताओ इतनी आसानी से आपको कहाँ मिलने वाला है। मुझे पता है आपकी गाइड में भी ये तरीका नहीं है, अगर तरीका हो तो मुझे बता सकते हो कि हाँ सर गलत बोल रहा। मैं गलत नहीं बोलता रहे, जो बात बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूँ, तो आपको देखना है। अब देखो इसमें बात करते हैं, इसमें क्या है, माय फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, ही सेलिब्रेटेड द पार्टी। दोस्त लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी मनाते हैं। तो मेरे दोस्त ने क्या है, पार्टी ऑर्गेनाइज करी और उसने पार्टी आनंद भी लिया पार्टी का। इसका मतलब दो काम किए उसने। दो काम कौन से किए रहे, एक तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने का और एक पार्टी का आनंद लेने का। तो अपन इन दोनों वर्ब को अलग अलग करेंगे भाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बस इनके बीच में लिख दो तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड द पार्टी, और आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको वर्ब को जोड़ देना है। एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, वो क्या है, ही रेन ही विन द रेस, वह दौड़ा और रेस जीत गया। इसमें दो काम किए, वो दौड़े भी और वो जीत भी गया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी जो डिफरेंट है ना उनको ही जोड़ना है। उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रेन ही रेन एंड विन द रेस, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से वर्ब भी मैंने बता दी। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कैसे जोड़ेंगे तो वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। यानी कहने का मतलब मैंने हर शब्द तैयार किए, हर क्लोजेस तैयार किया है जिनको अपन जोड़ सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, अगर मिल जाए तो बता सकते हो मुझे। दूसरी बात करें तो एडजेक्टिव के बारे में, देखो एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स है, देखो मैं जोड़ के बताता हूं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एक बुद्धिमान लड़का है वो। ही इज ए हार्ड वर्किंग बॉय, एक कठिन मेहनती भी लड़का है वो। इसका मतलब दो बातें हो गई, उसमें दो पहचान है। एडजेक्टिव जानते हो ना किसको कहते हैं एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विशेषण। तो ये ध्यान में रखना, ये बाद की बातें हैं, ये अपने पास जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश में अपने पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो वहां पे समझाएंगे। पहले बात करते हैं इसकी। इसमें दो अपने पास एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग है। ये आपके पास क्या है, वो लड़के की पहचान है। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, वो तो बता दिया मैंने, दो डिफरेंट जोड़ेंगे तो ही इज एन इंटेलिजेंट, क्या है भाई वो, एन इंटेलिजेंट एंड, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में आप कहोगे सर ये हार्ड वर्किंग ही लिखोगे, नहीं। एक बात ध्यान में रखना, किसी भी एडजेक्टिव के पहले या तो कोई एडवर्ब दिया हुआ हो या आर्टिकल दिया हो तो वो साथ में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है तो यहाँ पे भी साथ में लिखा जाएगा, ए हार्ड वर्किंग बॉय, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो देखो दो एडजेक्टिव जोड़ दिए मैंने, एन इंटेलिजेंट और ए हार्ड वर्किंग, दोनों को जोड़ के बताया भाई, देख लेना।
अब बात करते हैं इसमें, देखो आई बोट अ व्हाइट हॉर्स, आई बोट अ ब्लैक हॉर्स। मैंने एक तो सफेद घोड़ा खरीदा, एक ब्लैक घोड़ा खरीदा। ये जो व्हाइट है ये अपने पास इस घोड़े की पहचान है, ये जो ब्लैक है वो इस घोड़े की पहचान है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दो घोड़े खरीदे हैं, दोनों में एक व्हाइट और एक ब्लैक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा भाई। अब इसमें बात करते हैं, इसमें बात करें तो आई बोट ए व्हाइट व्हाइट एंड ए ब्लैक हॉर्स, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो इसमें भी दो एडजेक्टिव जोड़ दिए। अब इसमें और बात कर लेते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब समझ में आ गया आप लोगों को। माय फ्रेंड मेट अ फैट मैन एंड नोबल मैन। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं भाई, यहाँ पे मेरा दोस्त एक मोटे व्यक्ति से मिला, या अपन बात करें तो वो नोबल व्यक्ति भी था, तो अपने एक ही व्यक्ति की बात करें तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, माय फ्रेंड मेट ए फैट एंड ए नोबल मैन। अब इसमें मैं बात करूं तो दो व्यक्ति हैं, ये मैंने बताया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाने वाला हूं। अगर आपको पहले जल्दी है तो मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा यहाँ पे ये क्या अर्थ निकल रहा है। अब देखो बात करते हैं इसके बाद में क्लोज टू क्लोज। क्लोज को अपन कहते हैं हिंदी में उपवाक्य, वहां पे मैंने अंग्रेजी में नहीं लिखा था ना, यहाँ पे बता देता हूँ, इसको कहते हैं उपवाक्य। अब ये उपवाक्य कौन से होते हैं, तो ये आश्रित जो उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य का मतलब आश्रित होने वाले, जिसको अपन कहते हैं अनाश्रित। क्लोजेस के बारे में अलग मैटर आपको बाद में समझा दूंगा भाई, पहले यहाँ पे देखते हैं। ही डज व्हाट ही लाइक्स, वह वही करता है जो वह पसंद करता है, तो इसमें जो क्लोज है वो ये है भाई। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें ही डज व्हाट ही थिंक्स, और इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट ये है कि वह वही करता है जो वह सोचता है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो दो क्लोज ये है, व्हाट ही लाइक्स और व्हाट ही थिंक्स। तो इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो आपके पास ये जो है ये तो दोनों सेम है, तो ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ही डज व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही थिंक्स, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो यहाँ पे आपके पास ये रहा आपके पास एक क्लोज, ये रहा दूसरा क्लोज। अब ये क्लोज समझने के लिए आपको मैंने वैसे तो क्लास अपलोड कर रखी है, अगर आप वो देख सको तो वो देख लेना। अगर आप चाहो कि रीड के लिए अलग से बनाऊं तो वो मैं अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए। पहले आपको ये समझना है, ही डज व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही थिंक्स, इस तरीके से। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, ये है आप लोगों के पास व्हाई ही वेंट देयर इज अननोन और व्हाट ही डिड देयर इज अननोन। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या क्लोज है ये, कि वह वहां क्यों गया ये भी अनजान है, अभी तक अनभिज्ञ है, और उसने वहां पे क्या किया ये भी अनभिज्ञ है। तो ये जो अपने पास क्लोजेज वाली क्लास है ऐसे नहीं समझ में आएगी। फिलहाल मैं बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब ये रही, इसमें ये रही, ये बाकी सेम है। तो अपने क्या करना है, वाई ही वेंट देयर, पहला क्लोज लिख दिया, अब आपको दूसरा लिखना है, एंड व्हाट ही डिड देयर अननोन, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्या है क्लोज को भी जोड़ देना है। ये एक और है, ये आप खुद कर लेना भाई। देखो बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि अपनी क्लास में मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं वो तैयार की है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेजेस के बारे में, ये एक खुद है, आप खुद जोड़ लेना। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस की बात करें तो आपके पास सेंटेंस ये रहा, इसके बारे में देखो बात करते हैं। सेंटेंस में कैसे जोड़ोगे, तो एक बात ध्यान में रखना, सेंटेंस का मतलब है कि दोनों ही सेंटेंस अलग अलग होंगे आप लोगों के पास, कोई सेम नहीं होगा उनमें। देखो इसमें बात करते हैं, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। मुझे तो क्रिकेट क्या है देखना खेलना पसंद है, लेकिन उसको क्रिकेट है वो खेलना पसंद है, मुझे देखना है भाई और उसको खेलना है। तो दोनों में कुछ मैच नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंड लगाना और कुछ नहीं करना है। सेंटेंसेस में तो आप इसके बीच में कर देना भाई। तो यहाँ पे देखो, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, और दूसरा मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा और बाद वाला वाक्य यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। ऐसा ही आप लोगों को इसमें करना है, और कुछ नहीं होता है सेंटेंसेस में। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं इसमें फ्रेज टू फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं वाक्यांश,
क्या होते हैं? वाक्यांश। अब ये वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य का एक जो अंश होता है उसको वाक्यांश कहते हैं। बस यही होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह है। ये भी अपने पास क्या है? सिंथेसिस में आने वाला था, इसको बाद में समझाएंगे। लेकिन परिभाषा बताऊं, अगर आप सुनना ही चाहते हो, समझना ही चाहते हो फ्रेज क्या है, तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें ना तो कर्ता होता है, ना उसका एडवर्ब होती है, बस वो एक संकेत देता है कि हाँ, लेकिन वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य में एक अपनी भूमिका निभाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ फ्रेज कौन से। जैसे मैंने एक बात बताई, कम इन, अंदर आ जाओ। अब इसमें ना तो करता है, ना ऑब्जेक्ट है, और कुछ नहीं है बस, लेकिन वाक्य में इसकी भूमिका होती है, अभी अंदर आ जाओ। तो इसकी बात करते हैं, देखो, ही ऑर्डर्ड हिम टू कम इन, उसने उसको आदेश दिया अंदर आने के लिए। तो इसमें ये जो कम इन है, ये आपके पास फ्रेज है। ही ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन, उसने उसको ऑर्डर दिया, तो ये सिट डाउन है, ये आपके पास क्या है? फ्रेज है। इनको अपन को जोड़ना है, तो क्या करना है आप लोगों को? कुछ नहीं करना है। ही ऑर्डर्ड हिम टू कम इन एंड सिट डाउन, और आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप फ्रेज जोड़ सकते हो। अब आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसे पूछेगा क्या? पूछ सकता है, वाक्य को एंड से जोड़ के पूछ सकता है, इस वाक्य को जोड़ो। तो इस तरीके से भी आ सकता है। मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल समझाऊंगा क्वेश्चंस में, आप देखना कि कैसे आने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो आगे आपके पास आता है बोथ एंड। अब बोथ एंड में और एंड में कोई फर्क नहीं है। एक एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी आपको खुद कर लेना है। इसमें बात करें तो देखो, बोथ एंड से अपने पास क्या होगा भाई? तो बोथ एंड से बात करें तो जो पहली डिफरेंट चीज है, यानी जो पहली भिन्न चीज है, क्या भाई? पहली भिन्न चीज। भिन्न का मतलब जो अलग चीज है, यानी चाहे सब्जेक्ट अलग है तो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब अलग है तो पहले वाक्य की वर्ब यहाँ पे लिखेंगे, एडजेक्टिव है तो पहला एडजेक्टिव इसमें लिखेंगे, और पूरा वाक्य ही अलग है तो पूरा वाक्य इसके बीच में लिखेंगे। बस इतना ही है। और बाकी जो एंड पे नियम लागू होता है, वही सारे नियम इस पे लागू होते हैं। इसमें भी अपने पास कर्ता जोड़ने पे वो प्लूरल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है ना, वहां पे भी मैं समझाऊंगा। अब देखो इसमें बात करें, देखो इसमें मैंने ज्यादा एग्जांपल्स इसीलिए नहीं रखे भाई, एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे। क्या है? द मैनेजर वाज रिवार्डेड, द एम्प्लॉय वाज रिवार्डेड। अब अपने पास दो लोगों को इनाम दिया गया है, मैनेजर को भी इनाम दिया गया है और अपने पास एम्प्लॉय को भी इनाम दिया गया है। यानी कंपनी में ये जो सीईओ है ना, उन्होंने मेनेजर को भी भाई बहुत ही शानदार काम किया है, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें ये इनाम दिया जाता है। शानदार काम करने पे तारीफ मिलती है, मेरी भी तारीफ कर देना। करोगे कि नहीं करोगे रे? करनी है थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी। करोगा नहीं तो पार पड़ेगी। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उधार के लिए। अब देखो इसमें बात करा, हाँ इसमें बात करें तो बस आपको पहली डिफरेंट चीज रखनी कहां पे है? यहाँ पे रखनी है। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूं, बोथ बोथ द मैनेजर, द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। अब यहां पे अपने पास वाज है वो एक वचन है, जबकि यहाँ पे एंड से जुड़ गए हैं मैनेजर और एम्प्लॉय, इसका मतलब बहुवचन हो गए हैं। तो वाज का जो बहुवचन होता है वो होता है वर, ये हो गया। इसके बाद में रिवार्डेड, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य बना देना है। बोथ हैंड से वाक्य ऐसे जोड़े जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास, द प्रिंसिपल कॉल्ड सुजीत, ये कॉल्ड मंजीत। प्रिंसिपल ने दो लड़कों को बुलाया है, किस किस को? सुजीत को और मंजीत को। तो क्या हो जाएगा फिर? पहला ऑब्जेक्ट है वो अपने पास उसमें रख देंगे स्पेस में। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा द प्रिंसिपल कॉल्ड सुजीत एंड बोथ, सॉरी यहाँ पे बोथ एंड का प्रयोग करना है अपन को। तो अपने पास पहले बोथ लिखूंगा मैं यहाँ पे, बोथ एंड बोथ सुजीत एंड मंजीत, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने वर्ब का, चलो यहाँ पे तो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट जोड़ने होते हैं तो वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्ता एक ही होता है, सेम कर्ता होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो वर्ब की बात करें, बस ये दोनों मुझे पता है ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि सेम वही है जो एंड पे काम किया था, बाकी डिफरेंट अलग समझाने वाला हूं। इसमें बात करें, ही मेक्स शूज, ही सेल शूज, यानी वो शूज बेचता भी है और शूज बनाता भी है, दो काम करता है भाई। तो क्या हो जाएगा? ही बोथ मेक्स एंड
सेल्स शूज और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी वह शूज क्या है, बनाता भी है और बेचता भी है, दोनों काम करता है। बोथ हैंड का मतलब दोनों दोनों काम करता है वो। यहाँ पे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द सेंट हिम जेल। अब उसने क्या है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भी भेजा है। क्या करेंगे, द पुलिस बोथ बोथ अरेस्टेड अरेस्टेड एंड सेंट। अब यहां पे आपके पास जो हिम है वो नहीं आएगा, यहां पे द थीप आएगा। अभी सेंट द थीप, ये क्यों आएगा, ये कारण है, मैं बता देता हूं। थीप जेल, इसका कारण ये है क्योंकि जो द थीप है वो यहाँ पे अपन ने पहले प्रयोग नहीं लिया है। अब पहले प्रयोग नहीं लिया तो इसका मतलब है अपन जो नाउन पहले आई नहीं है उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता का भाव है, बाकी ज्यादा नहीं समझ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा भाई ये भी। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो आगे आप लोगों के पास आ रहा है एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, यानी कहने का मतलब ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें कोई एक एक एग्जांपल मैंने तैयार कर दिए हैं भाई आप लोगों के लिए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट, दो एडजेक्टिव है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बोथ हैंड का प्रयोग करना है पहले, यानी बोथ हैंड के बीच में आपको ब्यूटीफुल का प्रयोग करना है, पहले एडजेक्टिव लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो बोथ हैंड से देख लो, मैंने इसे बोथ हैंड के बीच में पहला जो एडजेक्टिव वो लिख दिया, वाक्य हो गया कंप्लीट। इतनी आसानी से कहीं मिलने वाला है क्या, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है क्या। अब देखो क्लोज टू क्लोज करते हैं, वही जो क्लोज मैंने बताया, वेयर ही लिव्ड इज अनसर्टेन, वेयर ही डिसअपीयर्ड इज अनसर्टेन। वह कहाँ रहता था इसका भी पता नहीं है, वह कहाँ गायब हो, कब गायब हो गया ये भी पता नहीं है। तो दो एडजेक्टिव, दो क्लोजेस कौन से हैं, वेयर ही लिव्ड और व्हेन ही डिसअपीयर्ड। ये देखो ये रही वर्ब, इसके लिए यूज हुई है सब्जेक्ट के लिए। जब क्लोज सब्जेक्ट की भूमिका में होता है, याद रखना मेरे पास ये जो बात बता रहा हूं मैं, गलत करोगे आप लोग अगर एग्जांपल आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। अगर क्लोज आपके पास सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वो हमेशा एक वचन होता है, तो इसमें अपने पास ये क्या है, एक वचन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बोथ करूंगा पहले, बोथ बोथ वेयर ही lived and when he disappeared। disappeared का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। यहाँ पे अनसर्टेन हो रहा जाएगा, यानी ये निश्चित है भाई कि वह बोथ दोनों काम हुए उसके साथ, वह कहाँ रहता था और कहाँ कब गायब हो गया, ये दोनों ही निश्चित है। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या है, एडजेक्टिव सॉरी क्लोजेज आ जाएंगे। देखो क्लोजेज से संबंधित आपके पास जो अपने ये जो कंजक्शन का कार्य है ना वो नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि क्लोज को कैसे जोड़ते हैं। आपके पास इसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा पक्का ये क्वेश्चन 100%, और वो तरीका भी बताऊंगा मैं। इसके बाद में फ्रेज टू फ्रेज, तो अब आप समझ गए होंगे। देखो इन द मॉर्निंग इसमें है और इसके बाद में बात करें इन द इवनिंग है, ये अपने पास फ्रेजेस है, इनको जोड़ दो भाई। क्या है, ही वर्क्स, अपने पास वह काम करता है भाई, ही वर्क्स बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ये इवनिंग की स्पेलिंग भाई यहाँ पे देख लेना, ये रही। तो इसका मतलब है वो दोनों समय काम करता है, कौन कौन से, मॉर्निंग में भी और शाम को भी। ये हो जाएगा अपने पास फ्रेजेस के। अब बात करें इसमें, जैसे द मैनेजर वाज नॉट इन गुड मूड, ही वाज नॉट इन वेल कंडीशन, तो इसमें आपको ये खुद जोड़ के देख लेना भाई, ये है जो इनको आपको खुद करके देख लेना है। समझ में आ गया होगा, मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, जैसे एंड से जुड़ा है, बस आपको पहले बोथ यानी बोथ के बाद इसका प्रयोग कर देना है और इसके बाद एंड का प्रयोग करते हुए इसको जोड़ देना है। अब कर दोगे आप लोग। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो है इसके बारे में आपको समझना जरूरी है भाई। अब जो जो जिस जिस कंजक्शन से जो जो जोड़ता है वो सारे मैं समझाऊंगा। अगर आपके पास जैसे मैंने वहां पे वर्ब जोड़ी है, इससे वर्ब नहीं जोड़ू तो कंफ्यूजन में मत आ जाना। वैसे तो इससे तो है, लेकिन बाकी अन्य से सभी से नहीं करते हैं ऐसा काम, जिससे जुड़ता है वो मैं समझाऊंगा। बोथ हैंड का मतलब है यही नहीं बल्कि वह भी, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें ज्यादा अर्थ में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, बोथ हैंड से तरीका वही है
दो डिफरेंट चीज जोड़नी है। अगर दो कर्ता डिफरेंट है तो पहला कर्ता यहाँ पे आएगा, पहली डिफरेंट थिंग। बस, तो अब आप समझ में आ गया होगा। थिंग का मतलब यहाँ पे आप क्लोज से ले सकते हो, आप सब्जेक्ट से ले सकते हो, किसी भी शब्द से ले सकते हो। बस आपको पहली डिफरेंट चीज है वो अपनी उस स्पेस में लिखनी है, तो ज्यादा टफ नहीं है मुझे लगता है। अब इसमें देखो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट जोड़ के बताता हूँ। उसके बाद है देखो क्या है, रमा गोट 90% इन एग्जाम, हर ब्रदर गोट 90% इन एग्जाम। यानी रमा ही नहीं, उसका भाई भी क्या है, एग्जाम में 90% नंबर लेके आया है। दोनों भाई बहन होशियार है। तो फिर क्या करोगे, पहला सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, तो पहले इसका मतलब है नॉट ओनली लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो नॉट ओनली रमा। इसके बाद आपको लिखना बट आल्सो, और यहां पे हर ब्रदर, हर ब्रदर गोट 90% मार्क्स। 90% इन एग्जाम है भाई, तो इन एग्जाम ही करेंगे, इन एग्जाम, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इसका मतलब होता है रमा ही नहीं बल्कि उसका भाई भी है, उसने भी 90% मार्क्स लिए हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये वाक्य कंप्लीट। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। यहाँ पे गोट है भाई, ये। अब इसमें तो क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर कर्ता आपके पास कुछ अलग मैटर में होता, अगर यहाँ पे अपने पास यहाँ तो रमा और यहाँ पे द, तो फिर जो वर्ब आती है ना यहाँ पे, ये बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है। ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाऊंगा भाई। अब यहाँ पे द डॉक्टर वाज सरप्राइज, द पेशेंट वाज सरप्राइज। डॉक्टर ही नहीं बल्कि पेशेंट भी सरप्राइज था। किसी बात पे हो गया होगा, अरे यार मैं बच गो, डॉक्टर अरे मैंने बचा लिया इसको। तो दोनों बातें हो जाती है रहे, तो दोनों बातें करेंगे। तो पहला जो डिफरेंट है वो यही है कि जो सब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द पेशेंट, पेशेंट वाज सरप्राइज्ड, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो मुझे नहीं लगता आपको समस्या आने वाली है आप लोगों को नॉट ओनली बट आल्सो से सब्जेक्ट जोड़ने में। अब देखो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो बात वही आ जाती है, जैसे सब्जेक्ट को जोड़ा है वैसे ही ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। और ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, आई क्वालिफाइड सेट एग्जाम 2024। इसके बाद में माय फ्रेंड, नहीं भाई इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो भिन्न हो गए भाई, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ लेना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भिन्न है, तो इस वाक्य को तो सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ दे लेना। इसके अनुसार जोड़ दोगे मुझे पता है। इसमें है द पुलिस वांट द कल्प्रिट, पुलिस ने दोषी को भाई धमकी दी है, उसको चेतावनी दी है। द वांट हिज फैमिली, उन्होंने उसके परिवार को भी चेताया है भाई, चेतावनी दी है, थारो बेटो है समझा लो इन्हें, तो दोनों को चेतावनी दी है। और वो उसको कहे तू दोबारा करे तो देख लिए, पुलिस वाले ऐसे ही बात करते हैं रे, उनसे बच के रहना। अब इसको देखो जोड़ते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट अलग है, तो पहला ऑब्जेक्ट अपन इसमें रखेंगे, द पुलिस वांट not only the culprit but also his family, his, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। इस वाक्य में भाई कर्ता भिन्न है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग, और इस कर्ता के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सेम होती है। अब देखो इसमें वर्ब है दो। अब एक छोटी सी बात और समझा देता हूं, जब आप लोगों को नॉट ओनली बट आल्सो से दो वर्ब भिन्न होने पर और दो वाक्य भिन्न होने पे इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, तो मैं इसको आगे समझाता हूं। देखो आपको इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे ले आता हूं इसको वर्ब को, और इसके बाद देखो इसके साथ आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। अभी आप कहोगे सर इन्वर्जन खटाऊ ले आए थे बीच में, तो बीच में थाना लाना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा बीच में लाने का मतलब ये है तारा समझ में थोड़ी आसानी से आ जावे, नहीं तो बाद में इन्वर्जन का चक्र में रह जाएगा फिर वापस इन्वर्जन क्यों है। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब ठीक होगा तो फिर इंटरोगेटिव वाक्य होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो प्रश्नवाचक नहीं है रही है, ये ध्यान में रखना, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है ये इन्वर्जन का, ये सिंपली सेंटेंस माना जाता है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। अब अगर आपके पास वर्ब भिन्न है, इसमें लाइक्स है और इसमें राइट्स है,
तो ऐसे वाक्यों को आपको इन्वर्जन का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अब ये इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इन्वर्जन के प्रयोग में आपको कैसे करना है, पूरा वाक्य है ना, पहले कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना है नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, पूरा वाक्य अपने पास, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना रहे, पूरा वाक्य यहीं पे लिखेंगे, उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। देखो इसमें नॉट ओनली, इसके बाद में जो टेंस है उसका पता होना जरूरी है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। ये मैं इन्वर्जन में भी समझाऊंगा और आगे भी बात करने वाले हैं। तो नॉट ओनली डज, क्योंकि कर्ता एक वचन है सार्थक, डज सार्थक, और उसके बाद में क्या करना है, लाइक्स। अब इसमें लाइक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगा लिया अपन ने। तो क्या, नॉट ओनली डज सार्थक लाइक बट आल्सो, बट आल्सो राइट द नोवेल, और ये वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इन्वर्जन का प्रयोग कहां पे, तो ये रहा, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही कर्ता से पहले। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जब वर्ब भिन्न हो और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो तो उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होना जरूरी है, ध्यान में रखना। और बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपके पास मिस्टर वर्मा इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, ही ऑफर्ड देम डिलीशियस फूड। उसने क्या है, अपने पास अपने दोस्तों को आमंत्रित भी किया और उनको शानदार खाना भी पेश किया है। इसके साथ भी आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। कर्ता जो अपने वाक्य भिन्न होंगे तब भी मैं यही करने वाला हूं। इसमें करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नॉट ओनली, और इनवाइटेड पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, कर्ता आपके पास मिस्टर वर्मा है तो मिस्टर वर्मा, ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्या मिस्टर वर्मा और इनवाइटेड यहां पे आ जाएगा, डिड है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, इनवाइट आल्सो, बट आल्सो ऑफर्ड। अब इसमें भी वही समस्या है कि इसमें दैन का प्रयोग डायरेक्ट नहीं, हिज फ्रेंड्स आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, फ्रेंड्स डिलीशियस फूड, यहाँ पे डिलीशियस फूड भी आएगा भाई। तो ये जो डिलीशियस फूड है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा तो वो देख लेना भाई। तो नॉट ओनली डिड मिस्टर वर्मा इनवाइट बट आल्सो ऑफर्ड हिज फ्रेंड्स डिलीशियस फूड। इस तरीके से इन्वर्जन का प्रयोग करते हुए वर्ब भिन्न होने पे वाक्यों को जोड़ देना है, नॉट ओनली बट आल्सो से। अब देखो बात करते हैं एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, तो तरीका वही है भाई। पहला जो एडजेक्टिव है गुड, ये आपको बीच में रखना है, नॉट ओनली के बाद में, और बाद वाला जो है वो उसके बाद में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अयांश इज नॉट ओनली ए गुड बट आल्सो ए फेमस नोवेलिस्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। कोई ज्यादा टफ नहीं है रे, नॉट ओनली भी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको वाक्य खुद बना लेना है, ये वाक्य बना सकते हो, अब बना लोगे, मुझे पता है, अपनी क्लास थोड़ी बड़ी करनी है आप लोगों को। तो मिस्टर एस के इज वाइज, ए वाइज और ए पंक्चुअल, इन दोनों को आप जोड़ देना, बोथ नॉट ओनली बट आल्सो से, तो हो जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। अब सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वही बात आ जाती है कि आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है, और ये मैं करवा देता हूं। इसमें क्या है, मिस्टर जीडी हेल्प्स द पुअर, ही फीड्स देम। मिस्टर जीडी है वो क्या है, गरीबों की सहायता करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन वाक्य अलग अलग हैं, अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब बात वही है कि वर्ब भिन्न है भाई, इसमें भी तरीका वही है, वाक्य को भिन्न होने का मतलब वर्ब का भिन्न होना ही होता है, ये दिमाग में रखना। अगर अपन बात करें इसकी तो आपको क्या करना है, नॉट ओनली, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो मिस्टर जीडी एक वचन है तो डज आएगा यहाँ पे, डज मिस्टर जीडी, और उसके बाद में वर्ब में एच एस हट जाएगा, और इसके बाद में बट आल्सो फीड्स दैम, तो यहाँ पे भी फीड दैम हो जाएगा। अब ये जो दैम है ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास दैम है वो द पुअर के लिए आया है, तो यहाँ पे आपको द पुअर करना है। क्यों करना है, क्योंकि द पुअर है इस वाक्य में पहले नहीं आया है, और जो नाउन पहले आया ही नहीं है तो इसके लिए अपन दैम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कुछ आया होगा समझ में, मुझे पता आ गया होगा, इतने समझदार हो, तैयारी कर रहे हो। इसके बाद देखो, एम एस धोनी प्लेज क्रिकेट वेल, ही मोटिवेट्स हिज प्लेयर्स।
मिस्टर एम एस धोनी है वो क्या करते हैं, दो काम करते हैं, एक तो अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं और अपने साथियों को मोटिवेट भी करते हैं। तो इसमें भी आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। दो वाक्य भिन्न होने पर इन्वर्जन का प्रयोग होगा होगा होगा। अब कहीं पे आपको नहीं समझाया गया है तो कोई बात नहीं है भाई। अगर कोई ये गलत निकाले, कोई यहाँ कहेगा कि वो तो गलत है रे, वो गलत है और इन्हें साबित कर देवे जना ते मैंने बता दियो, मैंने डिटेल से समझाती हूँ, फिर याद रखियो। अब देखो इन ग्राफा तो ये हो जाएगा एम सॉरी यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली। अब टेंस है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, एम एस धोनी के अनुसार डज का प्रयोग होगा, डज उसके बाद में आपके पास क्या है जो करता है वो आ जाएगा एम एस धोनी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ऐसे नहीं जुड़ेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्ले, बट आल्सो मोटिवेट हिज प्लेयर्स और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट इस तरीके से। अब मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करें तो मैंने ना आप लोगों के लिए वो जो बाकी बच गए हैं उनका तरीका एक ही होता है, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने सभी को एक साथ लिखा है। यानी जहां पे मैंने एज वेल का प्रयोग किया है वहां पे आप विथ भी कर सकते हो, अलोंग विथ भी कर सकते हो, टुगेदर विथ भी कर सकते हो। इसका मतलब आपके मन में जो आए उनका प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ सकते हो। तो मैंने ये सभी एक साथ लिख दिए हैं जिससे अपनी क्लास बड़ी नहीं हो, अलग अलग नहीं समझाना पड़े रहे, ये ध्यान में रखना। अब इसकी बात है इसकी, अब इसमें बात करें तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ेंगे। अब जहां पे मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है वो एज वेल ऐसे जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझना है कि अलोंग विथ सर नहीं समझाया सर ने, क्योंकि ते समझो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने बेरो है जब आप तैयारी कराने जना आप दिमाग बहुत एक्स्ट्रा लगाओ, हाँ मैं भी लगाया करते रहे वही जमाना में। मैंने एक्सपीरियंस है 3 एग्जाम पास करना को, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम पास करिए मैंने, ये ध्यान में रखना, इसलिए मुझे अनुभव है इस बात का। दिमाग आप ज्यादा लगाओ, दिमाग नहीं लगाना इस बात में। क्यों? क्योंकि मैं जैसे सब्जेक्ट है वो एज वेल एज से जोड़ दिया तो इसको मतलब थे बिना इसे भी जोड़ सको हो, इतना तो दिमाग लगा लेगा थे। अब देखो इन जोड़ा, हाँ ही वॉज फाउंड गिल्टी इन दिस मैटर, उसको इस मैटर में गिल्टी पाया गया। हिज ब्रदर्स वर फाउंड गिल्टी इन दिस मैटर, और उसके भाई भी इस मैटर में गिल्टी दोषी पाए गए। इसका मतलब है दोष करता है ही और हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, जब सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, इनसे जोड़ते हैं तो वर्ब का प्रयोग कैसे करूंगा। ये अपने पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें जोड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये ही लिखा, दो डिफरेंट चीज के बीच में इनका दोनों चारों में से किसी का भी प्रयोग कर देना। अब यहाँ पे मैं समझ करो एज वेल एज करता हूं और ये पक्का आएगा आपके पास, 100% आने वाला है। ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं भाई, हिज ब्रदर्स। अब बात करते हैं वर्ब का प्रयोग। तो एज वेल एज से या विथ से, अलोंग विथ से कर्ता जोड़ते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करूंगा। यहाँ पे कर्ता बहुवचन था तो वर आया है, यहाँ पे कर्ता एक वचन है तो आपने वाज का प्रयोग किया है, तो फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे वाज का प्रयोग करूंगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्जाम्पल वर्ब एग्रीमेंट में आएगा टॉपिक, तो ब्रदर्स को देखते हैं यहाँ पे वर्क कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में फाउंड गिल्टी, बाकी सारा ऐसा कैसा आ जाएगा, गिल्टी इन दिस मैटर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आपको जब इनसे जोड़ना होता है। अब ये मान के चलो आप कहोगे एज वेल एज है भाई, यहाँ पे मिस हो गया यहाँ पे। अब आप कहोगे सर कि ये जो आप बता रहे हो इसमें और कौन सा कर सकते हो, तो यहाँ पे आप विथ का प्रयोग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप अलोंग विथ कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम अर्थ निकलने वाला है। इसके अलावा टुगेदर विथ कर दोगे तो भी सेम अर्थ निकलेगा। तो इसमें इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं किए हैं। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बताएं। तो ये आप लोगों के पास आई एम गोइंग टू अमेरिका, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू अमेरिका, यानी मैं भी अमेरिका जा रहा हूं, मेरे माता पिता भी अमेरिका जा रहे हैं। अब इसको अपन है ना अलोंग विथ से जोड़ देते हैं भाई, अलोंग विथ से जोड़ेंगे तो आई अलोंग विथ माई पेरेंट्स। अब इसमें भी आप गलती करोगे भाई, इसमें गलती क्या करोगे, अलोंग विथ के साथ मैंने यहां पे कर दिया भाई, अब आई के साथ तो एम है और यहाँ पे पेरेंट्स के अनुसार आर है,
जबकि आपके पास रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो ये कहता है कि जब आपके पास अलोंग विथ से दो कर्ता जोड़ते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एम करूंगा। अब आप कहोगे सर पेरेंट्स के साथ एम का प्रयोग होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो जाएगा। अब इसके बाद में जो बच गया वो सेम हो जाएगा, गोइंग टू अमेरिका, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य है वो कंप्लीट कर देना है। अब देखो बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जब अपने पास इनसे ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग में रखना। तो क्या है, मिस्टर वर्मा इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड देम, यानी मिस्टर वर्मा ने मुझे भी इनवाइट किया है और उनको भी इनवाइट किया, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में इनमें से किसी का भी प्रयोग कर देना, तो हो जाएगा मिस्टर वर्मा इनवाइटेड मी एज वेल एज देम। अब यहाँ पे एज वेल एज की जगह आपको जो दिमाग में है वो रख दो, वाक्य सही होगा, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं इसमें, आई विजिटेड मुंबई लास्ट मंथ, आई विजिटेड दिल्ली आल्सो। मैंने दो काम किए हैं, मुंबई का भी भ्रमण किया है मैंने और अपने दिल्ली का भी किया है, इन दोनों के बीच में कर दो भाई। तो आई विजिटेड मुंबई विथ दिल्ली, दिल्ली आल्सो, और वाक्य हो जाएगा आपके पास, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्या है कि वाक्य को कंप्लीट कर देना है। अब इनसे आपको कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, मुझे नहीं लगता अब इसमें समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो आगे आपके पास जो क्वेश्चंस है यानी कम्युलेटिव कंजक्शंस के रूप में बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके ऐसे आने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर लेते हैं, इनको अपन सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इनको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है वाक्य में। पहला क्वेश्चन क्या है, सी स्पेस है आई आर इन सेम स्कूल। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा आएगा भाई। देखो एज वेल एज से भी कर्ता जुड़ता है, और से भी कर्ता जोड़ते हैं, नॉट विथ से भी कर्ता जोड़े हैं मैंने अभी, और एंड से भी जोड़े हैं। तो समस्या आ जाती है कि इसमें कंजक्शन का प्रयोग करना है, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम भी पता होना जरूरी है। अब आप तो क्या है इसमें और कर सकते हो, इसमें एज वेल एज भी कर सकते हो, विथ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो इसमें एंड आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण है वैलिड। इसमें यह भी आ सकता है, इसमें यह भी आ सकता है, इसमें यह भी आ सकता है, लेकिन यहां पे एंड सही है। कारण क्या है, क्योंकि जब दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं तो इस पे जो वर्ब है वो आपके पास प्लूरल होती है। अब यहां पे मान के चलो एम होता तो फिर क्या करते, तो फिर इसमें अपन और का प्रयोग करते, लेकिन इसकी जगह इज हो जाता तो फिर अपन विथ का प्रयोग करते। तो समझे हो क्या कभी ऐसे एग्जांपल्स? मुझे पता है ऐसे एग्जांपल्स आप कहीं नहीं समझे हो, ये ध्यान में रखना। देखो दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, ये क्या है, बोथ सेम स्पेस जॉन वेंट टू टेक पार्टिसिपेट। अब इसमें आपके पास करता है, इससे भी जोड़ते हैं, इससे भी जोड़ते हैं और इससे भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर आप लोगों को एंड का प्रयोग बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बोथ के बाद में अगर नाउन आ रखे तो बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा ये बी। तो आ रहा होगा समझ में, अब जो मैंने समझाया वो आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर आप डायरेक्ट वही समझा देते, तो वहां पे समझा देता तो फिर वो आपको ये नहीं पता चलता, कोई ये पूछ ले ये कौन सा कंजक्शन है, तो फिर क्या जवाब दोगे आप लोग? फिर जवाब ही नहीं दे सकते। तो इसलिए वो डिटेल जानना जरूरी है आप लोगों को। अब देखो इसमें बात करते हैं, ही लाइक्स यू बट यू योर ब्रदर बट आल्सो योर ब्रदर। अब ये कहने का मतलब है कि इसमें आपको वाक्य कंप्लीट करना है, यहाँ पे बट आल्सो है, तो बट आल्सो का मतलब है आप जान गए होंगे इसमें क्या आएगा, नोट, तो इसका मतलब इसमें नोट ओनली आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि भाई ऑप्शन में नोट ओनली नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट ओनली। टाइपिंग में हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपके पास नोट ओनली आएगा। कारण क्यों आएगा? क्योंकि कारण आप लोगों ने एग्जांपल्स भी पढ़े हैं, तो बट आल्सो के पहले आपको क्या है कि नोट ओनली का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पे नोट ओनली आएगा। ये समझ लेना भाई, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं इसमें। देखो इसमें बात है, श्याम इन्वाइटेड नोट ओनली, ये रहा आपके पास, तो इसका मतलब है इसमें भी आपको क्या है बट आल्सो का प्रयोग करना है, तो बट आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा, तो बट आल्सो यू, ये इस तरीके से करना है भाई। ये कंजक्शन से जो अपने पास जिनके बीच में स्पेस होता है उनको तो आपको ध्यान में ही रखना है कि इसके बाद में यही आना है, दूसरा आ ही नहीं सकता है।
अब देखो इसमें बात करते हैं, द एम्प्लॉय केम स्टार्टेड वर्क। अब इसमें बात करते हैं, देखो इसमें बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो आया और स्टार्टेड वर्क, इसका मतलब दो वर्ब जोड़ रहा है। तो दो वर्ब अपने पास किससे जोड़ सकते हैं? टुगेदर, विथ और अलोंग विथ। इससे नहीं, आपको एंड से जोड़नी है, इनसे वर्ब नहीं जोड़ते हैं, ध्यान में रखना। इनसे अपने वर्ब नहीं जोड़ी जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको एंड का प्रयोग करना है। और ऐसे नहीं समझे तो इस तरीके से कि एम्प्लॉय आया और काम लग गया, ये होता है, आपने इस काम शुरू कर दिया, तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको एंड का प्रयोग करना होता है। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या है? आई स्पेस ही एम वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% आ सकता है, चाहे कंजक्शन में आ जाए चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाए। ये एग्जाम्पल मतलब यही नहीं रहे कहीं आप सोच लो गुरुजी खेदिया तो वो एग्जाम्पल आओ या वो गलतफहमी नहीं पालनी है। गुरुजी खेदे हुए वो एग्जाम्पल कदे को नहीं आवे, दिमाग में रखनी, लेकिन उससे भिन्न नहीं आ सकता। इसका मतलब समझे, उस रूल से भिन्न नहीं आएगा, बाकी आप गारंटेड है कि एग्जाम्पल पक्का आने वाला है 100%। तो समझो इसको, क्या है? आई स्पेस ही। अब इनमें से देखो कर्ता एंड से भी जोड़ते हैं, बट से भी जोड़ते हैं, ये आगे आने वाला है एडवर्जेटिव में, एज वेल एज से भी जोड़ते हैं, ईदर और से भी जोड़ते हैं। तो आप कौन सा करोगे? तो एक बात ध्यान में रखना कि आपके पास एंड तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम का प्रयोग हो रखा है और ही के साथ एम आता नहीं है। इसका मतलब ये एम किसके अनुसार आया है? ये आई के अनुसार आया है। और अपने पास मैंने अभी बात बताई है कि कौन से कंजक्शन से जोड़ने पर, दो सब्जेक्ट को जोड़ने पे पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, तो आता है आपके पास एज वेल एज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एज वेल एज। क्लास अगर ढंग से देख के आए हो तो सही है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते हैं इसकी, ये क्या है? सी इज स्पेस ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग तो होगा नहीं, यहाँ पे एंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंड दिया हुआ है और उसके पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग करना हो तो वो बोथ हैंड का होता है। बोथ हैंड अपन ने पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई? बोथ हैंड हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा वाक्य को कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन से वो सही हो जाएंगे। इस तरीके से आपके पास जो एग्जांपल्स बनाए थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। डिटेल से एग्जांपल्स की क्लास है वो अलग से आपको मिल जाएगी, ये ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आपके पास आ जाते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस। जो मैंने बताया ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पहला प्रकार कंप्लीट हुआ है अभी। तो मैं आज की इस क्लास में आपको ये जो अपने कंजक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप तो जुड़े रहना क्लास में। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शंस क्या होते हैं? तो अल्टरनेटिव से पता चल रहा है भाई, विकल्प देने वाले होते हैं, दो समान चीजों में ये विकल्प देते हैं। विकल्प देने वाले कंजक्शंस को अपने अल्टरनेटिव कंजक्शंस की श्रेणी में या डिसजंक्टिव कंजक्शंस की श्रेणी में रखते हैं। अगर इसमें अपन बात करें तो कौन कौन से आते हैं? इसमें ईदर और आते हैं, नीदर नोर आते हैं और अदरवाइज एल्स। इनको ध्यान में रखना है। अब इनका प्रयोग तो एक जैसा होता है और इसका प्रयोग है वो सेम होता, तो सेम ही है, लेकिन इसकी तरह काम में नहीं ले सकते इसको। इसका मतलब अन्यथा, इसका मतलब होता है अन्यथा। ये मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इससे जोड़ दो या इससे जोड़ दो, बस फर्क है वो नोट अपने नेगेटिव का पड़ेगा, और चाहे इससे जोड़ दो, कोई सेम है बिल्कुल सारी कैटेगरी। बस इसमें थोड़ा सा समस्या आने वाली है जो मैं आप लोगों को हल करवा दूंगा यहाँ पे, मेरे रहते कैसी समस्या आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं, इसमें तरीका वही है, दो कर्ता को अलग अलग जोड़ना है तो आपको पहला कर्ता इसमें लिखना है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो पहला ऑब्जेक्ट इसमें लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? मिस्टर वीके सिंह वाज टेकिंग पार्टिसिपेट, मिसेज वीके सिंह वाज टेकिंग पार्टिसिपेट। दो लोग हैं अलग अलग, एक तो मिस्टर वीके सिंह है, एक मिसेज वीके सिंह है, यानी उनकी पत्नी है। तो इन दोनों कर्ता अलग अलग है, दो कर्ता अलग है, तो पहला कर्ता अपन इस स्पेस में लिखेंगे। तो पहला कर्ता लिखेंगे तो पहले आपको इधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे क्योंकि कर्ता आपको लिखना है ना पहला बीच में। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर वीके सिंह। अब इसके बाद में आपको इधर ये और दिया हुआ तो ये और यहां पे लिख देंगे। अब इसके बाद में आपको बाद वाला कर्ता लिखना है, तो क्या हो जाएगा? मिसेज वीके सिंह, वीके सिंह। अब आप कहोगे वर्ब कौन सी आएगी? तो जब इनसे कर्ता जुड़ते हैं तो बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो बाद वाला कर्ता है वो एक वचन ही है, तो मैं यहाँ पे वाज कर देता हूं और टेकिंग पार्टिसिपेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएगा, पार्टिसिपेट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं इसमें,
इसमें बात करें तो मिस्टर सिंह और मिस्टर वीके विल, तो दो करता है भाई। अब आपको इनको खुद जोड़ देना है, नहीं तो क्लास है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो मिस्टर सिंह और मिस्टर वीके को आपको इसमें रखना है। तो पहला जो करता है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने इसको किया है। आपको खुद को करना है ये, तभी समझ में आएगा भाई। अब देखो मैं ये ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, तरीका वही है जैसा कि यहाँ पे आया है। आपको पहला ऑब्जेक्ट है वो इस स्पेस में लिखना है। एक बात ध्यान में रखना, जिन कंजक्शंस के बीच में स्पेस होता है उसमें पहले वाले वाक्य की डिफरेंट चीज है वो रखी जाएगी। अब वो चाहे आपके पास सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे सेंटेंस। सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस लिख देंगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं भाई। देखो क्या है, माई मदर विल इनवाइट अब यू और माई योर फ्रेंड्स, ये दो है भाई ऑब्जेक्ट अपने पास। तो आपको पहला ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसका मतलब इधर पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इधर, और इसके बाद में यू, और इसके बाद में और इसके बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे माई योर फ्रेंड्स, सॉरी माई बोल दिया मैंने, माई फ्रेंड्स, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो वाक्य मुझे नहीं लगता अब ऑब्जेक्ट में कोई समस्या आने वाली है। चलो ये और समझा देता हूं, कोई दिक्कत आए। थोड़ी देर पहले मैंने ये एग्जांपल बताया भाई, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। आपको जो अपने पास कंजक्शन है उनसे हर कंजक्शन का प्रयोग जोड़ते हुए कर सकते हैं अपन, किसी को भी किसी भी कंजक्शन से जोड़ सकता हूं। आप मुझे एग्जाम्पल बता दो, आप कहोगे मैं उससे जोड़ के दिखा दूंगा कि इस तरीके से इसको भी जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, सी बोट इधर इधर, पहला डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाएगा एन आईफोन और ए सैमसंग मोबाइल, ए सैमसंग मोबाइल। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने अर्थ नहीं बताया भैया अभी तक इसका। इसका मतलब होता है या तो ये या वो। इसमें अर्थ बताऊं मैं, मिस्टर वीके सिंह वाज टेकिंग पार्टिसिपेट और मिसेज वीके सिंह पार्टिसिपेट। जब इसको अपन इधर और से जोड़ते हैं तो या तो ये या तो ये या वो, इसका मतलब होता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, या तो मिस्टर वीके सिंह वो अपने पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मिसेज वीके सिंह वो पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे अर्थ ऑब्जेक्ट वाले में बताऊं तो इसका अर्थ होता है मेरी मम्मी ने या तो तुमको इन्वाइट किया है या तुम्हारे दोस्तों को इन्वाइट किया है। इसका अर्थ बताऊं तो उसने या तो एक आईफोन खरीदा है या उसने सैमसंग मोबाइल खरीदा है। जब मैंने एंड से जोड़ा था तो मैं इसका उसका अर्थ हुआ कि मैंने है ना अपने पास आईफोन ही नहीं, मैंने आईफोन और सैमसंग वहां पे दोनों मोबाइल खरीदे थे। यहाँ पे विकल्प, तभी तो बता रहा हूँ ना, वो जोड़ने वाले थे, ये विकल्प वाले हैं। तो विकल्प हुआ कि नहीं हुआ, ये मैंने डिटेल यहाँ पे नहीं समझाई, तो यहाँ पे बता दिया कौन सा फर्क पड़ गया। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो वर्ब आ जाती है भाई, यानी तरीका कहने का मतलब हर कंजक्शन से वो चीज जोड़ी जा सकती है जो मैंने आपको शुरू से बताई है। किसी भी तरीके से, वो ब्रिज वाली बात है, किसी भी किसी को जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब अपने को इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे जाने के बनाना है तो अपन वहां पे भी पुल बना सकते हैं, वहां पे भी ब्रिज बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास वर्ब टू वर्ब भी जोड़ सकते हो। अब कहने का मतलब है पहली वर्ब है वो ईदर के बाद में लिखनी है। क्या है, माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, ही सेलिब्रेटेड द पार्टी। एग्जाम्पल वही है, चेंज नहीं किया है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कैसे कि हर कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस नियम का पता होना जरूरी है एग्जाम्पल सही करने के लिए, क्वेश्चन सही करने के लिए। तो देखो माई फ्रेंड ईदर, क्योंकि आपके पास पहली वर्ब आ गई ना, ईदर ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका अर्थ बताऊंगा, बस अर्थ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड द पार्टी द। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो मेरे दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है या मेरे दोस्त ने पार्टी वो सेलिब्रेट करी है। दोनों काम नहीं किए उसने। क्यों नहीं किए रे, समझ गुरु अपने घर में ब्याह हुआ है, वही क्यों नहीं हुआ, तो पड़ोसी डीजे पे मजा ले बिल्कुल आनंद के साथ, लेकिन आपा लेवा गए, आपा तो काम में ठीन भागता रहा बस। बाई बात है ठे कि थे जब इधर और से जोड़ेगा ना दो वर्ब ने, तो दोनों में से एक चुनो है, लेकिन एंड से जोड़ा ने दोनों काम करे बैठे बैठे। आप क्या बोले, वहां पे मैंने बताया था कि मेरे दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज भी करी है और उसका मजा भी लिया है।
यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि मेरे दोस्त ने या तो पार्टी ऑर्गेनाइज करी है या उसका आनंद लिया है, दोनों काम नहीं करे हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें ही विल रन, ही विल लॉस द रेस, वर्ब है, या तो वो दौड़ेगा या वो हार जाएगा, तो दोनों वर्ब हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या हो जाएगा ही विल ईदर। अब यहां पे ना मैं दूसरे कंजक्शन का भी प्रयोग करूंगा, ईदर रन और लॉस द रेस, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। कैसे? अब यहाँ पे या तो वो दौड़ेगा या वो हार जाएगा, दोनों में से काम एक होगा भाई। और वहां पे मैंने बताया था वह दौड़ा और रेस जीत गया, वहां पे दोनों काम हुए हैं, उसने दौड़ना भी शुरू किया था और वहां पे जीता भी था। यहाँ पे दोनों में से काम एक होगा भाई। यहाँ पे अपन अदरवाइज का प्रयोग भी करेंगे, वो आगे समझाने वाला हूँ। एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी है भाई, तरीका वही है भाई। पहला एडजेक्टिव आपको उसके बीच में लिख देना है, क्या है? मिस्टर अनुराग बोट ए व्हाइट हॉर्स और ही बोट ए ब्लैक हॉर्स, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, बस सब्जेक्ट चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया रे। अब आप सोचोगे सर तो बड़ा फास्ट कर लगा, बाकी मुझे लगता है अगर आप लोगों ने वो पीछे से डिटेल से देख लिया तो यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, फिर भी मैं समझा देता हूं। मिस्टर अनुराग बोट ईदर ए व्हाइट और ए ब्लैक या ब्लैक हॉर्स, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब इसका अर्थ बता रहा हूं, इसका अर्थ क्या होता है कि मेरे दोस्त ने या तो सफेद घोड़ा खरीदा है या ब्लैक घोड़ा खरीदा है, दोनों नहीं खरीदे, और वहां पे क्या था, दोनों खरीदे थे, तो ये आपके पास अर्थ चेंज हो जाता है। बाकी कोई फर्क नहीं है, किसी भी कंजक्शन से जोड़ सकते हो आप, एंड का भी कर सकते हो, एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हो, वो आगे समझाने वाला हूं। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे जो आता है वो आता है नीदर नोर, समझने वाली समस्या यहीं पे आएगी, जो बात है वो यहीं पे है। अब इसमें एक समस्या है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जब नीदर नोर से वाक्य जोड़ा जाता है तो वाक्य तो निगेटिव होता है पहले से, जैसे कि यहाँ पे अपने पास ये रहा, लेकिन जब नीदर नोर से जोड़ते हैं तो उसको सिंपल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? कारण है इसका, एक वैलिड कारण यह है कि आपके पास जो अपने नीदर नोर होता है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और दो नेगेटिव वर्ड एक साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं, इसलिए अपन इसको सिंपल बना देते हैं। तो इसमें अपने पास सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, बिल्कुल इधर और वाला नियम लगाना है, नीदर नोर में भी बस सिंपल बना देना है इसको, और बाकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। इसमें कर्ता है अलग भिन्न, तो अपन कर्ता को जोड़ेंगे। अब कर्ता को जोड़ेंगे तो पहला कर्ता तो यहाँ पे आएगा, जिसका मतलब नीदर है वो पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीदर ही। अब पहला कर्ता है आ गया, इसके बाद में आपको नोर लिखना है। अब उसके बाद दूसरा कर्ता क्या है, हिज सिस्टर। अब बात करते हैं जो समस्या आने वाली वो यहाँ पे तो क्या है, डज नॉट है, और मैंने बताया कि सिंपल बनाना है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, तो बाद वाला कर्ता एक वचन है तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, टी, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट इस तरीके से। अब इसका अर्थ क्या है, ही डज नॉट लाइक टी, यानी उसको चाय पसंद नहीं है, उसकी बहन को चाय पसंद नहीं है, पसंद नहीं करती है। इसका मतलब है ना तो वह ना उसकी बहन चाय पसंद करती है चाय, तो दोनों मतलब कहने का यही है कि नीदर नोर से आपको वाक्य सिंपल बना देना है। तो सिंपल बनाओगे तो आपको टेंस वाला नियम पता होना जरूरी है, नहीं 100% आपका वाक्य गलत होगा। चलो मैं इसमें और समझा देता हूं। मिस्टर एम के और मिसेज एम के डिड नॉट नो मी, कि मिस्टर जो एम के वो भी मुझे नहीं जानते थे, मिसेज एम के है वो भी मुझे नहीं जानती थी, दो करता है दोनों मुझे नहीं जानते हैं, तो पहला करता है वो आपको इस स्पेस में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पे हो जाएगा नीदर मिस्टर एम के नोर मिसेज एम के। अब समस्या क्या आ गई, समस्या आ गई कि आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, डिड नॉट। अब दो वाक्य ऐसे हैं जहां पे आपके पास सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हर टॉपिक में समझाता हूं ये बात, मैं हर टॉपिक में समझाया मैंने।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये सिंपल बनाएंगे तो ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य सिंपल कैसे बनेगा, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पे तो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू, और वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये न्यू है भाई, चलो मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, न्यू मी, ये होता है इसका अर्थ। अब बात करते हैं इसका अर्थ बताएं आप लोगों को, तो क्या होगा, क्या होगा, वो होगा नीदर मिस्टर एम के नॉर मिसेज एम के नो न्यू मी, कि ना तो मिस्टर एम के और ना मिसेज एम के मुझे जानती थी। बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, तो अभी बाद वाले कर्ता के अनुसार दिया हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट के साथ तो आपने सिंपल बना दिया, ऑब्जेक्ट के साथ भी सिंपल बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे, हर तरीके से सिंपल बनाएंगे, चाहे कुछ भी जोड़ो आपको, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आते हैं। तो सी डज नॉट हैव एनी गोल, सी डज नॉट हैव एनी पर्पज, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। दो ऑब्जेक्ट हो गए, एनी गोल और एनी पर्पज, तो पर्पज और गोल है, इनको जोड़ देंगे अपन, लेकिन वाक्य सिंपल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नीदर नॉर से जोड़ रहे हैं, तो नीदर नॉर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी, अब सिंपल बना रहे हैं तो डज नॉट तो आएगा नहीं, तो वर्ब ये है आप लोगों के पास, वर्ब ये है तो इसकी एक वचन होती है हैज। अब आपको इस तरह हैज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो मैंने पहले भी समझाया था, अगर हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ही वो हेल्पिंग वर्ब है, अन्यथा वो वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, सी हैज, सी हैज नीदर नीदर एनी गोल नोर एनी पर्पज, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है ही हैज नीदर एनी गोल नॉर एनी पर्पज, यानी उसका ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई उद्देश्य है, ये हो जाता है अपने पास ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या आप कर लोगे, कर लोगे, मुझे पता है, ये वाक्य अपन छोड़ देते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, आप खुद करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बात करें तो एडजेक्टिव से तो जोड़ेंगे, तभी भी आपको सिंपल बनाना है, और इसमें भी मैं एक ही एग्जांपल सोल्व करने वाला हूं, बाकी दूसरा आप करना, आपको भी तो कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है, सीखना है तो देखो इसको बना देता हूं, सी इज, अब यहां पे नीदर आ जाएगा, और सी इज नीदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोर, यहाँ पे ब्यूटीफुल नोर इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा ना तो वो सुंदर है और ना इंटेलिजेंट है, दोनों काम को नहीं, उसमें काम मत कर लियो यहाँ को, ऐसे आप सोचोगे दोनों, अगर आप सुंदर नहीं हो तो आप इंटेलिजेंट बनो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप सुंदर बनो, दोनों में से एक गुण तो होना ही चाहिए, दोनों में की रान थोड़ी काटनी अपन है। अब देखो ये वाक्य है, आई डू नॉट लाइक टू हॉट टी, आई डू नॉट लाइक टू कोल्ड टी, ना तो मुझे ज्यादा चाय पसंद है, ज्यादा गर्म चाय पसंद है, और ना ही मुझे ज्यादा ठंडी चाय पसंद है। अब इसको अगर आप कहो तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं चलो ये मैं बना देता हूं, ये थोड़ा सा टफ है भाई, तो क्या हो जाएगा आई, अब यहाँ पे डू नॉट है तो इसका मतलब हो जाएगा लाइक नीदर नीदर टू हॉट और नॉर, नॉर आएगा भाई, मैं और कर देता हूं, नॉर टू कोल्ड टी। अब ये हो गया कि ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्म चाय पसंद है और ना ही मुझे बहुत ज्यादा ठंडी चाय पसंद है, इसका मतलब ये हो जाता है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, वर्ब टू वर्ब बात करें अपने पास, तो वर्ब टू वर्ब बात करें तो बात वही आ जाती है आपके पास कि वाक्य को आपको सिंपल बनाना ही बनाना है। तो इसमें बात करें तो देखो क्या है, यह है ही विल नॉट मेक टी, ही विल नॉट ड्रिंक टी, वह ना तो चाय बनाएगा और ना ही चाय पिएगा, दोनों काम नहीं करो भाई, बनाओगे नहीं जना पियोगे गया, है ना, वो तो बैठे आपने भी डिपेंड करे, आप कौन कहते हैं चाय बनाओ ना तो ही चाय पिए मिलेगी, नहीं कौन मिले, तो भाई मैंने चाय पीनी को नहीं थी, है ना, वही बात यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत को नहीं, आफा बना लेगा, तो मस्त होके पढ़ो। देखो यहाँ पे है ही विल नीदर नीदर मेक नॉर ड्रिंक टी, इतनी आसानी से खड़े पढ़ेड़ा ये थारा पे लगा, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आप लोगों ने कंजक्शंस पढ़े हैं, मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, एक ही क्लास में कर रहा हूं मैं, कोई ऐसे वैसे नहीं हूं, अरे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव को फायदा उठाना चाहिए था ना, क्लास कंप्लीट देख रहे हो, ये बात सुन रहे हो, तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूं कि आप ये कंजक्शंस इतनी आसानी से कभी नहीं समझने वाले हो, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे, मुझसे लिखवा के ले लो ऐसा तो।
अब देखो बात करते हैं सी, इसके बारे में बात करते हैं। सी डिड नॉट फॉरगिव यू हिम, सी डिड नॉट फॉरगेट हिम, यानी वह ना तो उसको माफ कर पाई और ना ही उसको भुला पाई, दोनों ही काम नहीं कर पाई भाई, वो दोनों नहीं कर पाई तो कोई बात को नहीं, आफा करते सा सी। अब यहाँ पे डिड नॉट आया है, इसका मतलब है पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, और यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट बनेगा तो क्या हो जाएगा, फॉरगिव हो जाएगा। सी नहीं, हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है ना, तो नीदर 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 फॉरगिव। अब यहाँ पे वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म बना दूंगा, सी नीदर फॉरगिव नॉर फॉरगॉट, फॉरगॉट और हिम। अब ऐसे एग्जांपल्स मुझे नहीं लगता अगर आप लोगों ने कहीं मिल जाए तो बताना जरूर भाई कि सर थे तो ये फेंक रहा, सर है ना फेंकना काम कौन करे, सर ने बहुत अनुभव हो चुके रही बात को, तो ये आपके पास वर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के पास अदरवाइज और एल्स। ये जो एग्जाम्पल है इसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये दोनों वाक्यों के बीच में लिखना है, जिसको जोड़ना है बस उसके बीच में लिखना है, इसलिए ये एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, रन फास्ट यू विल लॉस द रेस। अब इन दोनों का प्रयोग एक जगह होगा भाई, इसमें अन्यथा या क्या है, रन फास्ट अदरवाइज और एल्स का मतलब या तो तुम दौड़ लो नहीं हार जाओगे, इसका मतलब ये कारण होता है। तो बस इसका प्रयोग वाक्य के बीच में करना है और कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, रन फास्ट अदरवाइज यू विल लॉस द रेस। और ये वाक्य मेरे हिसाब से पहले भी आ गया भाई इधर और में, तो बात वही है, कहने का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इधर और का प्रयोग भी करते हुए जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप एल्स का प्रयोग भी कर सकते हो और वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो। देखो वर्क हार्ड, यहाँ पे मैंने एल्स से जोड़ देता हूं, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें भी आप ऐसे करोगे, यू शुड वेक अप अर्ली यू योर पेरेंट्स विल लीव यू दे हियर, या तो तुम जल्दी उठ जाओ, यहाँ पे आपको एल्स का या अदरवाइज का प्रयोग कर देना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका अदरवाइज एल्स हो जाता है। तो ये जो अपने पास अल्टरनेटिव कंजक्शंस पढ़े अपन ने, अल्टरनेटिव कंजक्शंस को ध्यान में रखना रहे कि कौन कौन से पढ़ा दिए मैंने अल्टरनेटिव कंजक्शंस में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपकी बार, मुझे संभावना लग रही है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कंजक्शन है भाई, 100% आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना भाई। अब देखो अल्टरनेटिव कंजक्शन से अपन ने जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, उनको अपन सोल्व करते हैं, उनको सोल्व करें तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, ही लाइक्स नीदर टी स्पेस कॉफी। अब दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में आपको कंजक्शन बनना है, ऑब्जेक्ट के बीच में विथ भी आता है, बट आल्सो भी आता है, नोर भी आता है, और भी आता है, तो इसमें कौन सा करोगे, तो कहने का मतलब है नीदर का प्रयोग हुआ है और नीदर के साथ आपको हमेशा नोर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा नोर। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे आने वाला है, और मैंने डिटेल क्यों समझाई है आप लोगों को। अब इसमें बात करते हैं, कर्ता से पहले स्पेस है, यू गिव अप स्मोकिंग स्पेस यू विल डेवलप कैंसर, ये डेवलप के बाद में स्पेस है, कैंसर की स्पेलिंग ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन से बनने हैं, नीदर नोर, बोथ एंड, ईदर और ईदर नोर। तो एक बात तो ये बता देता हूं कि ईदर के साथ नोर का प्रयोग नहीं होता है, तो ये तो वैसे गलत है, इसको छोड़ो। बोथ एंड का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नीदर नोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं नीदर नोर का प्रयोग करेंगे तो क्या है ये, ना तो तुम्हें ना स्मोकिंग छोड़ो ना इसमें कैंसर होगा, ये थोड़ी ना होता है इसका, या तो तुम है ना अपने पास क्या है, इधर और का प्रयोग करके समझाता हूं मैं यहाँ पे, इधर यू गिव अप स्मोकिंग और यू विल डेवलप कैंसर। इसका मतलब है या तो तुम्हें ना, जब आपके पास विकल्प होता है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हें या तो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, नहीं तुम्हें ना कैंसर वो बढ़ जाएगा, कैंसर तुम्हें रोग हो जाएगा, डेवलप का मतलब विकसित हो जाना रहे, तो ये बात होती है यहाँ पे। तो अब बोथ एंड का प्रयोग करते हैं, देखो बोथ, तुम स्मोकिंग छोड़ो और तुम्हें कैंसर हो जाएगा, स्मोकिंग छोड़ने से कैंसर होता है क्या, नहीं होता, इधर के साथ ये होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इधर और। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। चलो ये और बता देता हूं, स्पेस है, द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल स्पेस द गार्डन। अब इसमें आपको क्या करना है, एज वेल एज तो एक ही जगह आता है, तो ये तो दो जगह होता ही नहीं है, आपको तो दो भरने हैं कंजक्शन। अब देखो नीदर नोर,
ईदर और, बोथ एंड। अब बोथ एंड की बात करें तो बोथ हाउस एंड यहां पे आता, उसके बाद वो होता, तो करता तो इसमें जोड़ ही नहीं रहे हैं, इसमें तो एक करता और एक होगा नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब नीदर और ईदर और, इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे नीदर नोर का प्रयोग करके बता देता हूँ एक बार, और ईदर और का भी बता देता हूँ। नीदर नोर, इसका मतलब होता है ना तो वो घर सुंदर था और ना ही वह बगीचा सुंदर था। अब बात करते हैं, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल, अर्थ इससे भी निकलता है भाई, इससे भी निकलेगा अर्थ, लेकिन वो क्या होगा, या तो वो घर सुंदर था या वो बगीचा सुंदर था। अब अपन बात कर रहे हैं कि ना तो वो घर सुंदर था और ना ही वो बगीचा सुंदर था, दोनों अर्थ सही है। ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं आने, लेकिन आपके पास आ भी जाता है तो इसका मतलब ना तो ये है और ना ही वो है, क्योंकि बाद में ऐसी चीजों में अपन विकल्प नहीं चुनते हैं कि ना तो वो घर सुंदर था, ये तो हो गया, या तो वो घर सुंदर था या वो बगीचा सुंदर था, ऐसे अपन कोई वाक्य नहीं बनाते भाई। इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होगा। अब देखो बात करते हैं, फिनिश योर होमवर्क नाउ स्पेस यू वॉन्ट हैव ए रिलैक्सिंग टाइम। बात वही है जो अपन ने पढ़ा है, बट एंड नीदर, इनका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा जब आप विकल्प देते हो। नीदर का प्रयोग तो नीदर नोर के साथ होता है, नीदर नोर, यहाँ पे अदरवाइज, और यहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है, फिनिश योर होमवर्क और यू वॉन्ट हैव ए रिलैक्सिंग टाइम, तुम अपना कार्य करो और तुम्हें अपने पास क्या है, रिलैक्सिंग टाइम नहीं मिलेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये अपने पास एक्स्ट्रा इसमें जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ये विकल्प देने का काम कर रहा है, और विकल्प देने के लिए या तो तुम कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके पास अदरवाइज ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि इसमें अपने मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरीके से आएंगे। बाकी क्वेश्चंस की क्लास है ना, इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्द ही लेगा भाई, अगर आप लोगों ने ये शानदार रिस्पॉन्स दिया तो। अब इसमें देखो सी कैन ईदर, तो ईदर के साथ आप जानते हो भाई, समझ जाओ और आएगा और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे, तो और ये रहा। ऐसे एग्जांपल्स है ना, तभी तो आपको डिटेल वहां पे समझाई है मैंने कि आप क्वेश्चंस पहचान कर सको। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एडवर्जेटिव कंजक्शन। अब एडवर्जेटिव कंजक्शंस की बात ध्यान में रखना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जब अपन पढ़ रहे हैं, कोई पूछे ये कौन सा कंजक्शन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास एडवर्जेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक प्रकार है। इनमें आपके पास क्या है, विरोधाभास होता है भाई, एक बात ध्यान में रखना। देखो बात बताते हैं, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो विरोध या अंतर के भाव को व्यक्त करें उन्हें एडवर्जेटिव कंजक्शंस या कहलाते हैं या कहते हैं। अब मैंने पीछे भी जो परिभाषा है वो थोड़ी बता दी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं भी बताई तो वहां पे आप देख करके देख लेना, वहां पे लिखी हुई है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि भाई आप कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब विरोधाभास बताने वाले जो कंजक्शंस होते हैं, इनमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें आपके पास क्या है, ना तो कर्ता का कोई झंझट है ना ऑब्जेक्ट का झंझट है, बस इसमें अपने पास विरोधाभास रहेगा। उनको अपन क्या करना है, अपन को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है वो मैं बता देता हूँ, कहीं पर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे बट की जगह मैं येट और स्टिल का प्रयोग कर सकता हूँ, ओनली का प्रयोग तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी ये भी हो सकता है। वेरेज है, ये भी चेंज हो, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, वाइल में भी नहीं है, नेवरदलेस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी करने का मतलब एक जगह अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग एग्जाम्पल से वो समझाता हूँ आप लोगों को। पहले बात करते हैं बट के बारे में। इसका अर्थ होता है लेकिन। अब देखो इसमें बात करें तो क्या है, ही इज डल बॉय, ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम। पहले वाले वाक्य का दूसरा वाक्य विपरीतार्थक होगा, वह ध्यान में रखना। अब देखो क्या है पहला वाक्य, वह एक डल लड़का है, ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम, लेकिन उसको क्या है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले हैं। अब देखो इसकी जगह प्रयोग करता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में रखना है और ऐसा कैसा लिख देना है, ही इज ए डल बॉय बट ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब यहां पे आप है ना येट का भी प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा आप स्टिल का प्रयोग भी कर सकते हो। स्टिल का प्रयोग यहाँ पे वेरेज का, जबकि चलो ये बात मैं आपकी समझाता हूँ, आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन येट और स्टिल और बट तीनों का प्रयोग कोई फर्क नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे भी माय ब्रदर मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स, ही फेल्ड इन एग्जाम, मेरे भाई ने बहुत ही बढ़िया प्रयत्न किया भाई एग्जाम में,
हम सभी तैयारी करते हैं रे, ये निराश नहीं होना रे। निराशा मतलब प्रयत्न, जब आप फेल होते हो ना किसी काम को करते समय, यानी प्रयत्न कर रहे हो, कठिन मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में भी सफलता हासिल नहीं हो रही, इसका मतलब आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मैंने जब अपने पास 2013 में एग्जाम दी थी, रोडवेज विभाग में निकली थी क्लर्क की, उसमें मेरा केवल 1 नंबर कम रह गया था मेरिट में आने से। यानी मेरे पास जो मेरे मार्क्स बने थे वो 74% बने थे, कट ऑफ गई थी 75%। ध्यान में रखना, मेरे 1 नंबर कम हो गया, उसमें 1 नंबर जो एक क्वेश्चन था 1 नंबर का था और उसके कारण मैं ये चूक गया। उसके बाद में देखो मेरे पास अगले साल मैंने सेकंड ग्रेड थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 2020 में मैंने फर्स्ट ग्रेड थी, उसमें सिलेक्शन हो गया। और 2013 की भी बता देता हूँ, 2013 में मेरा जैसलमेर से थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है आपके निराशा का, आपकी असफलता का मतलब है आपके लिए कुछ अच्छा बेटर हो रहा है, ये दिमाग में रखना आप लोग। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि माय ब्रदर मेड हिज बेस्ट एफर्ट, बस बीच में यहाँ पे आपको क्या करना है, बट येट स्टिल का प्रयोग कर देना है, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे करना है, माय फ्रेंड इज पुअर ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ। मेरा दोस्त गरीब है लेकिन क्या है, खुश है अपनी जिंदगी में। अब इसमें बात करें, मिस्टर बीके वाज इनवाइटेड इन द पार्टी, was invited in party but was not well, he was not welcome। ये मैं समझा देता हूं भाई कि मिस्टर बीके है, उनको पार्टी में इनवाइट किया गया लेकिन उनका स्वागत नहीं किया गया। तो बस कहने का मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बट येट स्टिल का कोई किसी का प्रयोग कर दो, वाक्य को जोड़ के लिख दो, आपका वाक्य सही हो जाएगा। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो समझना, वहां पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करें तो येट और स्टिल बात वही है, मैंने 2 ही 3 ही एग्जांपल बनाए हैं। यहाँ पे भी आप बट और येट का प्रयोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही रेन फास्ट ही मिस द बस, तेज दौड़ा लेकिन बस है वो मिस कर गया भाई। कोई काम करा था तो काम करता करता आपने क्या हुआ कि आप बहुत ताकत से कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या हुआ आपने से कुछ न कुछ चूक हो जाए और वो काम आपने रुक जाए। यानी कहना का मतलब है विपरीतार्थ होने पे थे कोई सा कोई प्रयोग कर लियो, चाहे बट कर दो, चाहे येट कर दो, चाहे स्टिल कर दो, सेम ही है। तो यहाँ पे आपको बट येट स्टिल का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देना है। ही रेन फास्ट स्टिल ही मिस द बस, उस वह तेज दौड़ा फिर भी क्या है उसकी बस मिस का मतलब ये होता है। अभी यहाँ पे आप येट का प्रयोग कर दो, चाहे स्टिल का प्रयोग कर दो, चाहे बट का प्रयोग कर दो, सेम ही है। आपके क्वेश्चंस में समझाने वाला हूं कि कहां पे क्या करना है, वो मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए वहां पे समझना। अब देखो इसमें द मैन वाज इनोसेंट, आदमी बेकसूर था भाई। ही वाज पनिश्ड, फिर भी उसको सजा दी गई। ये गलत अपने आजकल ये बहुत ही चल रहा है भाई। बेरोजगार आदमी, जो बेकसूर आदमी होता है वो भी बेचारा, उसको भी सजा मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में बट स्टिल और येट का प्रयोग करते हुए, चलो मैं यहाँ पे येट लिख देता हूँ, येट का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैन वाज इनोसेंट येट ही वाज फिनिश्ड, फिर भी उसको सजा दी गई, ये हो जाता है। नेक्स्ट है माय ग्रैंडफादर इज ओवर 60, मेरे दादाजी 60 वर्ष से ऊपर हैं। ही कैन रन फास्ट, लेकिन वो तेज दौड़ सकते हैं। मेरे दादाजी कर सकते हैं। आजकल आपने 30 की उम्र हाफ जाओ 10 कदम चाल दानी, दादाजी की उम्र अलग चीज है, आप अलग मीटर में जी रहा, दादाजी अलग मीटर में जीगा, आप बस जिंदगी जी कौन सखा रहे। अब इस न करेंगे तो क्यों जाओ। चलो ये मैं बना देता हूँ, कहोगे नहीं तो सर आप तो शॉर्टकट में करने लगे। ग्रैंड फादर इज ओवर 60 yet he कैन रन फास्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो कुछ एक वाक्य बनवा देता हूं, बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। अब बात करते हैं इनके बारे में, वाइल और वेरेज के बारे में। अब वाइल के बारे में एक बात अभी समझा देता हूं, जब अपन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ेंगे, क्लास बनाएंगे ना, उसमें भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि जब अपने पास वाइल है वो विपरीतार्थक कार्य करे तब तो है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, लेकिन ये समय का दर्शाए, समय को दर्शाता है ये। किसी वाक्य में मैं समझाऊंगा सबऑर्डिनेटिंग में, अगर ये समय को दर्शा रहा है तो फिर ये आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये ध्यान में रखना। ये सबऑर्डिनेटिंग में ही समझा दूंगा, इसका प्रयोग भी वाक्य के बीच में ही करना है, कुछ नहीं करना है। सी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज नॉट ब्यूटीफुल, यानी वो तो सुंदर है और इसका अर्थ होता है जबकि। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है जबकि, जबकि उसकी दोस्त वो सुंदर नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल तो बना देता हूं, उसके बाद में आगे देख लेते हैं। सी इज ब्यूटीफुल वाइल, और वेर इज दोनों लिख देता हूं भाई, वेर
इज हर फ्रेंड इज नॉट ब्यूटीफुल। नॉट, ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग है भाई, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। यानी वह तो सुंदर है लेकिन सॉरी, जबकि दोनों का अर्थ यही होता है, जबकि उसकी दोस्त सुंदर है नहीं है, विपरीतार्थक है। इसका मतलब कोई पूछे वाइल यहाँ पे कौन सा कंजक्शन है, तो फिर आपको बताना है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में भी पूछे तो फिर आपके पास एडवर्जेटिव कंजक्शन है, क्योंकि अपने यही तो चल रहे हैं। अब देखो इसमें आप लोग बना लेना क्या है, आई न्यू हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता था। ही डिड नॉट नो मी, लेकिन वो मुझे नहीं जानता था। तो लेकिन का मैं अर्थ भाई, ये तो मेरे अर्थ बोलने में निकल रहा है, यहाँ पे जबकि वो मुझे नहीं जानता था, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाइल का प्रयोग कर देना है, चाहे आप यहाँ पे वेर एज का प्रयोग कर दो, दोनों वाक्य सही होंगे। आपको क्वेश्चंस में समझाने वाला हूं, चिंता मत करो। नेक्स्ट है द सन साइंस इन द डे, द मून साइंस इन द नाइट। बहुत ही आसान है रे, सूरज दिन में चमकता है जबकि चंद्रमा रात को चमकता है। तो यहाँ पे आप वेर, यहाँ पे क्या करोगे रे, यहाँ पे आपको वाइल का प्रयोग कर देना है या वेर एज का प्रयोग कर देना है। और इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कहाँ समझाने वाले हो आप लोग, कहीं समझाया क्या ऐसा आज तक? अगर क्लास इतनी आपने देख लिया है, अगर अभी तक की क्लास कंप्लीट देखी है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी गलत नहीं करने वाले हो। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो ये जो थोड़ा सा ओनली है इसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा भाई, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। यहाँ पे क्या है, ओनली की बात करते हैं। ओनली का मतलब होता है केवल। तो जब ओनली कंजक्शन का कार्य करता है तो ये अंतर बताता है। अंतर बताने का मतलब कैसे, मैं बता देता हूं अंतर कैसे बताएगा। देखो, हर कार इज लाइक माइन, उसकी कार बिल्कुल मेरे जैसी है। इट हैज रेड कलर, बस लेकिन इसका कलर लाल है। यानी कहने का मतलब है अपने पास कार है दो, ये मान के चलो वेन्यू कार है, वेन्यू है आप लोगों के पास, वेन्यू खरीद लिए भाई, खरीदेगा ये, अगर नौकरी लग जाएगा जना तो खरीद सकोगा, नहीं कौन खरीदेगा। वेन्यू कार है। अब मैं कहूँ यार ये तो वेन्यू कार है, मेरे जैसी कार है, लेकिन क्या है कि केवल को कलर थोड़ा सा दूसरा है, वो वहां जाता है। तो बस केवल का अर्थ देने के लिए, मतलब अंतर बताने के लिए अपन ओनली का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसका प्रयोग भी आपको वाक्य को बीच में ही करना है। एग्जाम्पल करवाऊंगा तब देखना इसका अर्थ। हर कार इज, हर कार इज लाइक माइन ओनली, केवल, इट हैज रेड कलर, बस इतना सा अंतर है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखो बात करते हैं इसमें, अब देखो बात करते हैं इसमें, इसमें क्या, यू कैन कम टू पार्टी, मेक श्योर यू आर इन टाइम, ऑन टाइम। ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा समझने की दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है आप लोगों को, मैं जो करवाऊंगा। क्या है कि तुम पार्टी में आ सकते हो, केवल ये ध्यान श्योर कर लिए कि भाई तू टाइम पा जाए, नहीं तू आवर पार्टी ऑफ हो जा, बस इतो से ध्यान रखना, अंतर बता रहे हो अभी। तो क्या हो जाएगा, यू कैन कम टू पार्टी ओनली मेक श्योर। अब पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिखना आप लोगों को लिख देना भाई, समझ लेना, बस मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस में और भी समझाऊंगा। अब नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, तथापि, जिसको अपन कहते हैं तथापि कहते हैं इसको, वैसे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे तथापि, ये भी विपरीतार्थक होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्या है, द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, अंग्रेजी का टेस्ट बड़ा कठिन था भाई, आई गोट गुड मार्क्स, फिर भी तथापि मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बीच में लिखना है, तो ये हो जाएगा नेवरदलेस, और वाक्य को कंप्लीट कर देना, इधर ये वाक्य कंप्लीट, उधर ये वाक्य कंप्लीट, कोई खास फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब एडवर्जेटिव में तो मैंने बता दिया आप लोगों को, कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखो इसमें, द बैंक वाज गार्डेड अराउंड, बैंक है ना चारों तरफ से सुरक्षित थी भाई, सुरक्षा की गई थी। रोबरी अकड, फिर भी क्या है, वो जो रोबरी है, डकैती, वो हो गई भाई, हो गई तो हो गई भैया, हो जाता है भाई, सुरक्षा में चूक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे केवल नेवरदलेस का प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या बट का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, स्टिल का प्रयोग कर सकते हो, और आपके पास जबकि का प्रयोग भी कर सकते हो। यानी जो अपने पास एडवर्जेटिव कंजक्शंस जितने भी पढ़े हैं उन सभी का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे हो सकता है। माइनर सा डिफरेंस है जो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे माइनर डिफरेंस वाले क्वेश्चन वो नहीं आने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद में बात करें तो आपके पास आ जाता है इलेटिव कंजक्शंस।
अब जो क्वेश्चन है वो एडवर्जेटिव और इलेटिव दोनों के एक साथ बनाए हैं मैंने अंत में, तो आपको इसको देखना है पहले। अब इलेटिव की बात करें तो ये होते हैं भाई परिणाम बताने वाले, परिणाम बताने वाले कंजक्शन। अब परिणाम कैसे, निष्कर्ष या परिणाम, देखो मैं बता देता हूं डेफिनेशन क्या है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो निष्कर्ष या परिणाम के भाव को व्यक्त करे इलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। बात वही है, परिणाम बता देते हैं। और इसमें कौन से, सो कॉन्सिक्वेंटली एक ही बात है, देयरफॉर और फॉर। इसमें अंतर केवल फॉर में आएगा और कुछ नहीं आने वाला है, बाकी आप एक दूसरे की जगह कर सकते हो। तो इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वो कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो अपने दो शुरू के थे ना, कौन कौन से, कम्युलेटिव और अल्टरनेटिव, बस वहां पे समस्या थी जो मैंने डिटेल से बता दी है। इनमें तो आपको एक बीच में वाक्य के प्रयोग करना और कुछ नहीं करना है। कैसे, माई ब्रदर रेन वेरी फास्ट, ही स्टूड फॉर फर्स्ट प्लेस इन द रेस। मेरा भाई तेज दौड़ा, वह अपने पास क्या है कि रेस में फर्स्ट पोजीशन पे आया भाई। अब करेंगे क्या, आपको यहाँ पे अपने पास इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देना है। अब थोड़ी सी बात दिमाग में जो रखने वाली है वो क्या है, वो ये है कि आपको परिणाम से पहले इसका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग हमेशा परिणाम के पहले होता है, याद रखना। और इसका प्रयोग भी परिणाम के पहले होगा। मैं बाद में बात करने वाला हूँ, इसका जो माइनर डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ। पहले आपको ध्यान में रखना कि ब्रदर, माय ब्रदर रन वेरी फास्ट, मेरा भाई तेज दौड़ा। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये रहा, इसका मतलब इनके पहले आपको उसका प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं ये वाक्य बना देता हूं भाई, माई ब्रदर ट्रेन वेरी फास्ट, सो और देयरफॉर, या कॉन्सिक्वेंटली कर देता हूं एक बार यहां पे, कॉन्सिक्वेंटली बाद में नहीं लिखेंगे भाई, कॉन्सिक्वेंटली ही स्टूड। अभी वाक्य आ गया ना, कंप्लीट वाक्य आप लोग लिख लेना भाई, अगर आप नोट कर रहे हो तो लिख लेना, जो बार बार क्लास नहीं देखनी पड़े। और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या दिया हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बारिश हो रही है, हो रही है। आई पोस्टपोन माई मीटिंग, तो मैंने अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दी भाई। परिणाम क्या है, ये रहा। कारण क्या है, ये रहा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनके बीच में आपको इसका प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे आप सो का प्रयोग कर देना या कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर देना। यहाँ पे अपन देयरफॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। देखो देयरफॉर में समझाने वाला हूँ ये बात, तो यहाँ पे आपको थोड़े से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप सो का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ के देखना है, देयरफॉर से भी, कॉन्सिक्वेंटली से भी। अब देयरफॉर में भी बात वही है, द मैन वाज फाउंड स्टीलिंग समथिंग, आदमी को कुछ चुराते हुए पाया गया। ही वाज अरेस्टेड, तो इसलिए उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम ये रहा आप लोगों के पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे चाहे कॉन्सिक्वेंटली लगा दो, सो लगा दो, और देयरफॉर में लिखे हैं तो अपन देयरफॉर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल, चलो मैं लिख के बता देता हूँ ये वाक्य, उसके बाद नीचे वाला आप लोग कर लेना। द मैन was फाउंड स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब होता है चुराते हुए, स्टीलिंग समथिंग, समथिंग। और इसके बाद आप देयरफॉर का प्रयोग करो और बाद वाला वाक्य है वो कंप्लीट लिख देना भाई। यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो आप लिख देना भाई, इतने तो समझदार हो आप लोग, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की। तो अब देखो बात करते हैं इसमें, सीमा इज ए डल गर्ल, सीमा एक बेवकूफ लड़की है, कमजोर लड़की है। सी फेल्ड इन एग्जाम। अब बात करते हैं, वो जो एडवर्जेटिव था ना अभी पढ़ के आए हैं अपने, इसमें और इसमें अंतर क्या है वो समझाने वाला हूं। अगर इसकी बात करें तो इसमें अपने पास पहले तो देयरफॉर से बात करते हैं क्योंकि परिणाम ये आया है उसका। अब देखो बात करते हैं, सीमा इज ए डल गर्ल, देयरफॉर परिणाम से पहले अपन ने कर दिया देयरफॉर सी फेल्ड इन एग्जाम। अब ये मान के चलो यहाँ पे फेल्ड नहीं आता, यहाँ पे आ जाता पास या पास्ट आ जाता, तो फिर आप देयरफॉर का थोड़ी ना कर देते। यानी सीमा एक डल लड़की है और वो एग्जाम में पास हो गई, ये आ जाता, तो फिर आप देयरफॉर का थोड़ी ना कर दोगे, वो तो आपको ही तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इनके क्वेश्चन वो एक साथ तैयार किए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब इनमें कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं फोर के बारे में। इस फोर के बारे में थोड़ी सी बात आपको जो सोचने वाली है वो ये है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। जो माइनर बात है वो ये है कि फोर का प्रयोग हमेशा कारण के पहले होता है भाई।
इसका प्रयोग परिणाम के पहले नहीं होता है, ध्यान में रखना। छोटी सी बात है जो मैंने पहले बोली है, उसको मत ऐसे सोच लेना है गुरुजी ने बोल दिया रहा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नहीं। बात यह है कि इसका प्रयोग आपको कारण के पहले करना है, और उस कारण का परिणाम क्या हुआ वो आपके पास पता होना चाहिए। तो ही पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर ली। ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। तो परिणाम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही पास्ड द एग्जाम। इसमें एक और बात बता देता हूं, इसमें जो परिणाम है वो पहले दिया हुआ होगा आप लोगों के पास। उसने एग्जाम पास कर ली, फॉर क्यों पास कर ली? क्योंकि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड है, तो वेरी हार्ड। और कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का सेम अर्थ निकलता हुआ पास हो गया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी। तो परिणाम वाला होगा कि नहीं हुआ? इसमें देख लो, वी लेफ्ट डे अर्ली, द वेदर वाज नॉट गुड। हम एक दिन पहले चले गए। क्यों चले गए भाई? क्योंकि मौसम वो अच्छा नहीं था, कारण ये रहा। तो इस कारण से पहले आपको इसका प्रयोग करना है, बाकी अर्थ वही निकलेगा। वी लेफ्ट ए डे अर्ली, अर्ली, और इसके बाद में फॉर, क्योंकि द वेदर वाज नॉट गुड, द वेदर वाज नॉट गुड। और यहां पे आपकी जो कंजक्शंस है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बस अपने क्वेश्चन है जो अभी करने वाले हल करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता इनमें आपको कोई समस्या आई होगी, कोई समस्या नहीं आई रहा, मुझे पता है। मैंने बहुत आसानी से बहुत शानदार तरीके से बताया है। अब बात करते हैं, देखो इसके क्वेश्चंस के बारे में। इनके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चंस है, इनको आपको ध्यान से समझना है, इलेटिव और एडवर्जेटिव के बारे में। अब क्वेश्चन क्या है, द केम लेट, लेट आए भाई। द टीचर डिडंट से एनीथिंग, टीचर ने कुछ नहीं कहा। अब अर्थ क्या निकल रहा है कि वो लेट आए और काम विपरीत हुआ भाई, टीचर ने सजा ही नहीं दी उनको। लेट आए और बैठ गए, टीचर ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब विपरीतार्थक कार्य है। अब विपरीतार्थक है तो ऑल्दो का भी विपरीतार्थक प्रयोग होता है, लेकिन ऑल्दो का प्रयोग बीच में कभी नहीं होता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वहां पे समझाऊंगा मैं। अब बट है, ओनली है और एंड है। अब बताओ यहाँ पे ओनली तो अपने पास क्या डिफरेंस बताता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को ओनली के बारे में। एंड का प्रयोग यहाँ पे करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये विपरीतार्थक कार्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बट हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आने हैं। अब बात करते देखो इसके बारे में। इसके बारे में बात करें तो क्या, दे हैव डिसीव्ड मी ऑन एवरी स्टेप, उन्होंने मुझे हर कदम पे धोखा दिया है भाई। क्या हो जाएगा, ये आई ट्रस्ट देम, मैं फिर भी उनको विश्वास करता हूं। यानी कहना मतलब आज की दुनिया में बहुत ही बड़ी बात है रे, धोखा देने वाले तो भरे पड़े हैं। एक बात ध्यान में रखियो, ये जो धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना रहे, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। क्योंकि कहावत है कि बरसात थमने के बाद छाता और काम निकलने के बाद इंसान की कोई औकात नहीं रहती है। दिमाग में रखना ये बात। अब देखो बात करते हैं इसके बाद में। ये क्या है कि दे हैव डिसीव्ड मी ऑन द एवरी स्टेप, उन्होंने मुझे हर कदम पे धोखा दिया, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। ऑल्दो का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि इसका बीच में नहीं होता है। स्टिल, अंटिल और एंड, तो अंटिल का प्रयोग नहीं होगा इसमें, एंड का प्रयोग नहीं होगा, स्टिल का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आएंगे, यानी दो एडवर्जेटिव कंजंक्शंस साथ में नहीं आने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें, सम स्टूडेंट्स वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, कुछ बच्चे ना अंग्रेजी ग्रामर सीखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो ना कंजक्शन सीखना चाहते हो ना। अब इसमें दैट डोंट ट्राई फॉर इट, फिर भी वो इसके लिए कोशिश नहीं करते। क्या हो जाएगा, एंड नहीं होगा, नीदर नहीं होगा, ओनली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ओनली? ओनली भी अपने पास किस में आता है, एडवर्जेटिव में, लेकिन ये डिफरेंस बताता है। तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा नेवरदलेस, फिर भी वो क्या है, कोशिश नहीं करते हैं इसके लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, बोथ वी आर सेम एज, हम दोनों समान एज के हैं। ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे लंबा है। अब समस्या आ जाती है कि आपको तो मैंने बताया कि बोथ के बाद में एंड का प्रयोग करना है, तो आप तो यही करोगे। अब मुझे पता है कलाकार हो ज्यादा आप लोग, मुझे पता है 100% यही करोगे आप लोग। तो इसमें आपको क्या करना है, एंड, यहाँ पे एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम दोनों समान उम्र के हैं भाई, लेकिन फिर भी वो क्या है, मुझसे लंबा है। तो आपके पास ऑल्दो का प्रयोग नहीं होगा, एज का प्रयोग नहीं होगा, और इसका प्रयोग होगा नहीं। तो ओनली आया कि नहीं आया? तो अंतर बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है, हम दोनों सेम एज के हैं। केवल अंतर क्या है कि वो मुझसे लंबा है, तो ये हम दोनों में अंतर है। तो ओनली यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा।
अब ऐसा क्वेश्चन कहीं पढ़ा है तो बताना मुझे आप लोग। अब इसमें आते हैं, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हो गया भाई। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम, उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गया। तो ये परिणाम है कि नहीं है भाई, कारण ये रहा, परिणाम ये रहा, इसका मतलब इलेटिव कंजक्शन आएगा। अब इलेटिव है क्या इसमें, ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सपोजिंग करो सो नहीं होता और यहाँ पे देयरफॉर होता तो देयरफॉर कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा आपके पास कॉन्सिक्वेंटली होता तो कॉन्सिक्वेंटली हो जाता। ये थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने वाली बातें हैं भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ही डिजायर्ड टू गेट सिलेक्शन इन एयरफोर्स, उसकी बहुत इच्छा है एयरफोर्स में सिलेक्शन लेने की, जैसे कि आपकी रीट में है। यहाँ पे आपके पास क्या स्पेस है, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने बहुत कोशिश की भाई। इसका मतलब ये परिणाम है और परिणाम बताने के लिए बाकी तो है ही नहीं आप लोगों के पास, बाकी नहीं है तो फिर ये रहा, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप क्लास कंप्लीट देखे हो तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। नेक्स्ट है द डोंट रियली केयर फॉर पीपल, उनको लोगों की चिंता ही नहीं है, रहे कोई चिंता नहीं है। मैंने अभी बताया ना जो शायरी बोली है, जो कहावत बोली है वो सही है। इसीलिए स्पेस द लीड ए पीसफुल लाइफ, इसीलिए वो जिंदगी आसानी से जीते हैं। जो लोग लोगों की चिंता करते हैं ना वो जिंदगी आसानी से नहीं जी पाते रहे, इसलिए अपनी मस्ती में रहना, अपनी तैयारी करना, बाद पहचान बन जाएगी तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे आप लोगों से, और पहचान ही नहीं रहेगी तो ताने तो सुनने ही है आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें क्या है, तो ये आपके पास इसलिए वो ऐसा करते हैं, तो एंड नहीं है, परिणाम है भाई, परिणाम बता रहा है तो देयरफॉर आएगा, बाकी किसी से परिणाम नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखना, वो लोगों की परवाह नहीं करते इसलिए अच्छी जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट है आई यूज्ड एक्सेल लॉन्ग एगो, मैं बहुत पहले एक्सेल, एक्सेल का मतलब जो कंप्यूटर में काम करते हैं उसको पहले यूज करता था। आई स्टिल नो इट, मैं अभी भी इसको जानता हूँ। अब परिणाम है भाई, मैंने बहुत पहले काम किया है, तो यहाँ पे परिणाम बता रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा। इस तरीके से आपके जो अपने पास कंजक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ये क्लास कंप्लीट देखी है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद में आपको किसी भी कंजक्शंस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात कर रहा हूं, इसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।